तो सबसे पहले हमें इस वीक में पढ़ना है अबाउट फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? इट इज अ लिटरेरी डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रेजेंट एन आइडिया विदाउट डायरेक्टली मेकिंग अ रेफरेंस टू इट। ठीक है, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच एक लिटरेरी डिवाइस होता है। ठीक है, यानी कि लिटरेचर में एक ऐसा डिवाइस होता है इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि यूज होता है किसी भी आइडिया को, किसी भी थॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्टली ना बोल के, ठीक है, एक रेफरेंस के थ्रू उसको पेश करना। ठीक है, इसको हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। दे आर यूज्ड इन बोथ रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये रिटन इंग्लिश या फिर स्पोकन इंग्लिश दोनों में यूज होता है। ठीक है, बेसिकली हम इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं कहेंगे, हम किसी भी लैंग्वेज के लिए कह सकते हैं। ठीक है, हर लैंग्वेज की एक फिगर ऑफ स्पीच होती है। ठीक है, चलिए, टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, अब हमें अलग अलग टाइप की फिगर ऑफ स्पीच देख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। फिगर ऑफ स्पीच एक तरीके का डिवाइस होता है जिससे हमारे पास जो हमारा लिटरेचर होता है कहीं ना कहीं हम उसको ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि उसको और बेहतर तरीके से जता सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब हमें इसके टाइप्स पढ़ने हैं। तो पहला टाइप है सिमिली। ये स्माइल नहीं है, इसको सिमिली पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसका सिमिली होता है। सिमिली क्या होता है? फॉर कंपेयरिंग टू कंप्लीटली अनरिलेटेड थिंग्स। इसको हम यूज करते हैं जब हमें दो अलग अलग चीजों के जो कि एकदम एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती हैं, उन दो चीजों का अगर हमें कंपैरिजन करना होता है तो हम इसका यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पे सिमिली का यूज है? तो जहां पे भी हमें लाइक और एस वर्ड दिख जाएंगे इन द सेंटेंस, हम समझ जाएंगे कि ये सिमिली का यूज है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, ही इज एज लाउड एज लायन। वो एक लायन के समान तेज था, मतलब उसकी आवाज इतनी तेज थी, दहाड़ इतनी तेज थी। ठीक है, ओके, रॉर ऑफ लायन होना चाहिए था वैसे दहाड़ के लिए, मतलब उसकी आवाज इतनी तेज थी लायन की तरह। ओके, तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे हैं ही का विद लायन। ठीक है, कोई लड़का है उसकी कंपैरिजन हम कर रहे हैं लायन के साथ। सी इज ब्यूटीफुल लाइक रोज। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं जो लड़की है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं विद द रोज। ओके, मेटाफर सेकंड टाइप है। मेटाफर, मेटाफर क्या होता है? कहीं ना कहीं सिमिलर की सिमिली जैसा ही होता है, सिमिली के काफी ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, इट इज सिमिलर टू सिमिली, ओनली डिफरेंस इज दैट वी ट्रीट बोथ द ऑब्जेक्ट सेम। अब यहाँ पे हम एज और लाइक के बिना यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, देखिए, विराट इज वॉरियर इन गेम, तो आपको पता है विराट कोहली है वो वॉरियर है। ठीक है, अब वो एक्चुअल में वॉरियर तो है नहीं, वॉरियर का मतलब तो योद्धा, योद्धा नहीं है वो। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम समाओ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं विद द वॉरियर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कि ये एक मेटाफर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, पैराडॉक्स। स्टेटमेंट दैट इज ट्रू बट साउंड्स इम्पॉसिबल। ऐसी स्टेटमेंट जो होती तो ट्रू है लेकिन कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल लगती है, जब इम्पॉसिबल सुनाई देती है। ठीक है, आप एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, मैन वर्क टुगेदर वेदर दे वर्क टुगेदर और अपार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आदमी लोग हैं कहीं ना कहीं एक साथ काम करते हैं, भले ही वो एक साथ हो या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगता है कि एक साथ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है, लेकिन चाहे एक साथ रहे या ना रहे, तो कहीं ना कहीं ये दो अलग अलग बातें कही हैं। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि है तो ये ट्रू, लेकिन कहीं ना कहीं सुनने में इम्पॉसिबल सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम कह सकते हैं पैराडॉक्स है। फोर्थ, ऑक्सीमोरन। एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन जिनके अंदर दो वर्ड्स होते हैं जिनका कंप्लीटली अपोजिट मीनिंग होता है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरन। जैसे कि हम कह सकते हैं इट वॉज अ बिटर स्वीट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आपने सुना होगा, हम हिंदी भी कई बार कहते हैं नहीं है कि बड़ा खट्टा मीठा सा एक्सपीरियंस है ये। ठीक है, तो खट्टा मीठा, यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड हैं जो अपोजिट वर्ड्स हैं, एक साथ दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है। एंटीथेसिस। ठीक है, तो एंटीथेसिस जो हैगा, इसका मीनिंग हो सकता है इट इंक्लूड्स टू कंपोनेंट अपोजिशन एट द सेम टाइम। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिशन में रहते हैं लेकिन सेम टाइम पे। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? नो पेन नो गेन। ठीक है, तो अगर हमें पेन नहीं होगा तो हमें कुछ भी गेन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको समझ सकते हैं कि एंटीथेसिस के अंदर आते हैं। ठीक है, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो, तो आप प्लीज इसको देख सकते हैं कि ये एंटीथेसिस दसिस होता है कि कुछ और होता है। ठीक है, सिक्स है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन हमको हम हिंदी में मानवीकरण भी कहते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे किसी भी चीज का कंपैरिजन कर देते हैं या फिर उसको कहीं ना कहीं एक ह्यूमन के समान एटीट्यूड एट्रीब्यूट्स दे देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक और आइडिया गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और इमोशन। ठीक है, जैसे आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, आपको इससे समझ आ जाएगा। बुक्स आर माय फेवरेट फ्रेंड। तो बुक्स मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अब क्या असलियत में बुक्स तुम्हारी दोस्त हो सकती है? नहीं, वो कोई इंसान थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बुक्स को अपना फेवरेट फ्रेंड कह रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम बुक्स के अंदर एक ह्यूमन कैरेक्टर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। सेवंथ है आयरनी। वेन द लिटरल मीनिंग इज कंप्लीटली अपोजिट टू व्हाट इज कन्वेड बाय द पोएट। ठीक है, अब देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी जो रियल मीनिंग होता है किसी लाइन का, वो एकदम अपोजिट होता है उस बात से जो कि पोएट ने कहा है। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। माय फ्रेंड रियली स्केर्ड एट ब्लड साइड, शी इज अ नर्स। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कई बार कि अब इसको हिंदी में कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है,
कि मेरी एक फ्रेंड है, वो खून देखते ही डर जाती है और वो नर्स है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अजीब सी बात लग रही है ना, दो अपोजिट बातें कह दी हमने लेकिन कहीं ना कहीं एक साथ लिखी हुई है। ठीक है, चलिए एट द पुन, यूज ऑफ वर्ड्स इन वे इट हैज टू मीनिंग। तो जब हम वर्ड्स को कुछ इस तरह यूज करते हैं कि उसके दो अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं पुन। सो व्हाट आई डोंट नो व्हाट अपोकलिप्स, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो हम आपने सुना होगा कि आजकल मीम कल्चर पे काफी ज्यादा ये चीज चल रही है कि हम कोई भी लाइन बोलते हैं उसके बाद बोल देते हैं क्या मतलब ये है। ठीक है, आप समझ सकते हैं जैसे कि मैं बीएस का लेक्चर पढ़ रहा हूँ, क्या मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, सरकास्टिकली। तो ये कहीं ना कहीं पुन का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि अपोलो कैलिप्स क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एक ऐसे टाइम का रेफरेंस कर रहा था जब दुनिया खत्म होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे यही इसका मीनिंग डायरेक्टली बताया गया लेकिन हम नॉट में यूज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पुन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, बेसिकली इनको समझने के लिए आपको बस इनके एग्जाम्पल्स पे गौर करना है। ठीक है, अगर आप इनके एग्जाम्पल्स को 2 से 4 बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समाव आइडिया लग जाएगा कि कौन सा लिटरली डिवाइस किसके लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ, जुक्स्टापोजिशन, टू अपोजिट आइडियाज नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो जब दो अपोजिट आइडियाज एक साथ लिखे रहते हैं तो उसको हम कहते हैं जुक्स्टापोजिशन। जैसे कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो यहाँ पे दो अलग अलग बातें लिखी है, लव एक अलग चीज होती है, वॉर एक अलग चीज होती है, कंप्लीटली अपोजिट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको समाओ एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जुक्स्टापोजिशन का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, साइनिक डॉग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यूज ऑफ वर्ड इन सच अ वे दैट दैट पार्ट ऑफ इट कैन बी यूज टू रेफर होल। ठीक है, यानी कि इसमें हम किसी एक वर्ड को ऐसे यूज करते हैं कि जिसके हेल्प से हम पूरे सेंटेंस का मीनिंग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल से देखते हैं। हाउ डिड एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट कैसे हुआ। ही फेल फास्ट अस्लीप ऑन व्हील्स, तो हम कहते हैं ना कि वो मतलब सो गया व्हील्स पे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे व्हील्स जो है कहीं ना कहीं कार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसका कोई अगर सिंपल मीनिंग तो यही होगा ना, अगर हम ऐसे रीड करें, ही फेल्ट फास्ट अस्लीप ऑन व्हील्स, मतलब वो जल्दी से सो गया पहियों पे। अब ये तो इसका कोई मीनिंग बैठेगा नहीं, यहाँ पे जो व्हील्स है कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है कार को। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्हील है कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ड है जो पूरे सेंटेंस को या पूरे चीज को रेफर कर रहा है, कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओके, अगला है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड एट स्टार्ट एंड एट, क्या लिखा है, एक सेकंड एक बार देख लेता हूँ, आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया। सीक्वेंस ऑफ वर्ड एट स्टार्ट और स्लोगन। ठीक है, यहाँ पे ये 2 बार लिख दिया इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, स्टार्ट और स्लोगन। ठीक है, तो जब भी हम सीक्वेंस ऑफ वर्ड को यूज करते हैं स्टार्टिंग में या फिर एक स्लोगन के रूप में तो उसको हम एनाफोरा कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्टे होम स्टे सेफ, हम ऐसे कहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एनाफोरा का एग्जाम्पल होता है। अब इसमें देखिए 2 वर्ड्स जो है कहीं ना कहीं इनिशियल पोजिशन पे है एंड सेम आ रहे हैं। ठीक है, मेटोनिमी। ठीक है, मेटोनिमी क्या होता है, यूज ऑफ नेम ऑफ वन थिंग फॉर अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं एक वर्ड यूज करते हैं किसी और चीज को रेफर करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, कंगारू वॉन द वर्ल्ड कप। अब आपको पता है कि कंगारू का मतलब होता है, कंगारू को कहीं ना कहीं रेफर करता है टू द ऑस्ट्रेलियन टीम। ठीक है, अगर आप क्रिकेट में थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो या फिर आपको जनरल ज्योग्राफी का थोड़ा भी आइडिया हो तो आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड को हम कीवी कहते हैं। ठीक है, मतलब मेटोनिमिकली उसको हम कीवी कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि मान लीजिए कि इंडिया का मैच हो रहा है न्यूजीलैंड से, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया इज गोइंग टू फेस कीवीज। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। 13th है लिटोटेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यूज ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट फॉर सेइंग पॉजिटिव। ठीक है, तो कई बार हम ऐसा होता है कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस को यूज करते हैं फॉर सेइंग पॉजिटिव थिंग्स। ठीक है, तो आप इसका एग्जांपल समझ सकते हैं। डिड यू मेक दिस डिश, नॉट बैड। ठीक है, तो कई बार हम ऐसे कहते नहीं है कि क्या ही तुमने खाना बनाया, उतना बुरा भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस कह रहे हैं, मतलब खाने को अच्छा कह रहे हैं लेकिन यूजिंग द नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगला देखते हैं 14th, हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या करते हैं, एम्फेसिस अ थिंग बाय एडिंग एग्जैचुरेटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो किसी एक चीज को हम जब ज्यादा गौर करते हैं, ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से ज्यादा फोर्स करते हैं बाय यूजिंग एग्जैचुरेटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, एग्जैचुरेटिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है कि लाइक किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना। ठीक है, देयर शुड बी पिन ड्रॉप साइलेंस। आपने सुना होगा कि कई बार ये वाली चीज जो है हमारे टीचर्स लोग हमको कहते हैं क्लासरूम में कि पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। अभी कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बता दिया। आपने कभी ऐसे सुना है कि कहीं पे पिन ड्रॉप साइलेंस हो, मतलब पिन गिर रही है तो पिन के ड्रॉप करने से जो आवाज आ रही है किसी में इतनी शांति होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हम कह सकते हैं कि हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। 15th रहेगा यूफेज्म। ठीक है, तो ये यूफेज्म में क्या होता है, यूज फॉर सेइंग इन कन्वीनियंट ट्रूथ। तो कई बार हम इनकन्वीनियंट ट्रूथ जो होता है उसको सहने के लिए मतलब कहने के लिए यूज करते हैं इसको। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि कई बार हम डाइट की जगह पास्ट अवे वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं वर्ड्स को एक दूसरे से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, ताकि एक चीज को हम लाइक कह सके मतलब इनकन्वीनियंटली। ठीक है, ओके,
16th आएगा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आपने कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा 9th 10th क्लास में। तो इसमें क्या होता है कि जो सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स होते हैं स्टार्टिंग में, उनको हम कहते हैं एलिट्रेशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं टू कॉन्टिन्यूस वर्ड स्टार्टिंग विद सेम साउंड। जैसे कोका कोला में आपको सुनाई दे रहा होगा कि का साउंड दो बार आ रहा है, सैड सागा में सा का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो सेम साउंड अगर आ रहा होता है इन द स्टार्टिंग ऑफ टू लेटर्स, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एलिट्रेशन का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये सिक्सटींथ पोएटिक डिवाइस था जो हमने पढ़ा। ठीक है, लिटरेरी डिवाइस को हम पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो 16th पोएटिक डिवाइस है, इनको आप हो सकता है कि इनका मीनिंग समझने में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं आपको कहूंगा आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, इनके एग्जाम्पल पे ज्यादा गौर कीजिए, देन आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन के भी 3 टाइप्स होते हैं, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस एंड सिफिलेंस। ठीक है, सिबिलेंस सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 3 एग्जाम्पल 3 टाइप्स होते हैं, इनको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एसोनेंस क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ सेम वोवल साउंड। ठीक है, तो जब वोवल साउंड रिपीट हो रहा होता है तो उसको कहते हैं एसोनेंस। ठीक है, वैसे ही जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा होता है तो उसको हम कॉन्सोनेंस कहते हैं। और सिबिलेंस का मतलब है जब स या श का साउंड रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम सिबिलेंस कहते हैं। फॉर दी साउंड कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर बट नॉट ओनली इन द इनिशियल पोजिशन। देखिए, जब हम सिंपल एलिट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सेम साउंड आता है वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आना चाहिए, लेकिन इन तीनों के लिए साउंड कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। वो हो सकता है कि वर्ड के एंड में हो सकता है वर्ड के मिड में हो, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, दीज आर यूज फॉर राइमिंग। हम तो कहीं ना कहीं ये राइमिंग करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ई का साउंड हैगा, ये रेड वाला आपको दिख रहा होगा, ये पिंक में जो लिखा हुआ है। ठीक है, ई तो कहीं ना कहीं एसोनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम वोवल साउंड आ रहा है। एंड वैसे ये जो लास्ट में ल है, ठीक है, हिल ल, जी ल, तो ये ल का जो साउंड आ रहा है ये कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओके, सिमिलर वे में हम समझ सकते हैं कि ये जो टू, कूल और स्कूल में ये जो ऊ का साउंड आ रहा है, ये कहीं ना कहीं एसोनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो ऊ होता है वो क्या होता है, एक वोवल साउंड है, राइट। ठीक है, और कॉन्सोनेंस की बात करें तो यहाँ पे ल का साउंड 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कॉन्सोनेंस आ गया, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट साउंड रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सिबिलेंस की बात करें तो सिंपल साइमन। ठीक है, सिंपल साइमन, तो आपको दिख रहा होगा सा का साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, ओके, इसको हम ऐसे एक ये भी हो सकता है शेकी शेक। ठीक है, शेकी शेक, अब मैं आपको दिख रहा होगा श का साउंड 2 बार मतलब लगातार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सिबिलेंस आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक आएगा डिस्कोर्स मार्कर। तो ये डिस्कोर्स मार्कर क्या होता है, दे आर एसेंशियल कनेक्टर्स दैट जॉइंस आइडिया सेंटेंसेस और फ्रेजेस। तो बेसिकली हम कभी भी हमें 2 सेंटेंस को जोड़ना होता है तो हम कुछ वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, तो उन्हीं वर्ड्स को हम डिस्कोर्स मार्कर कह सकते हैं। जैसे कि हमने सो का कई बार यूज करते हैं। ठीक है, मैं भी कई बार बोलते बोलते कहता नहीं हूँ कि लाइक मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सो दिस इज वेरी क्लोज टू हार्ट, मतलब कुछ भी ऐसे रैंडम सो वर्ड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने बोली भाल में। कभी कई बार हम बोलते बोलते सोचने लगे तो कहते हैं या यू आर राइट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही राइट, आपने कई बार मेरे वीडियो में सुना होगा, मैं बार बार आपसे एक लाइन कंप्लीट करने के बाद पूरा पेज पढ़ाने के बाद कहता हूँ राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा था मेरी 2 बातों को। ठीक है, वेल, वेल वी शुड प्ले। ठीक है, तो ऐसे कहते नहीं है, एक्चुअली यू आर राइट। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कई बार हम जब स्टार्ट कर रहे होते हैं कुछ बात बताने, तो हम कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन मी। ठीक है, सबसे पहले आपको सुनना होगा। ऑसम, ओके, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली टॉकिंग, आई एम नॉट इनटू इट। ठीक है, हम ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड्स क्या है, ये कहीं ना कहीं डिस्कॉर्ड मार्कर है। बेसिकली ये 2 वर्ड्स को, 2 सेंटेंसेस को, 2 फ्रेजेस को, 2 आइडियाज को एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रिदम एंड पिच। तो रिदम का मीनिंग क्या होता है, फ्लो ऑफ स्पीकिंग, तो हम कैसे बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि कई बार हम कहते हैं कि रिदम में बोलो। ठीक है, यानी कि ऐसे रुक रुक के मत बोलो, एक साथ लगातार बोलते जाओ। ठीक है, पिच का मीनिंग क्या होता है, इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ठीक है, तो पिच का मीनिंग हो गया कि हम कितने तेज कह रहे हैं। ठीक है, लाइक आपने सुना होगा कि लाइक जैसे रॉक म्यूजिक जो होता है उसमें पिच काफी ज्यादा हाई होती है। ठीक है, उसमें चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है, चिल्ला चिल्ला के गाना गाया जाता है। ठीक है, वही क्लासिकल म्यूजिक जो होता है उसमें जो पिच होती है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कम होती है। ठीक है, तो उसमें मीठी आवाज आती है, धीमे हमें बोलना होता है। ठीक है, तो यही मीनिंग है पिच का। अगला है इंटोनेशन। ठीक है, इंटोनेशन का मीनिंग क्या होता है, इट इज अ फीचर ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन का एक फीचर है, इट इज द प्रोसेस फॉर चेंजिंग पिच एज पर द सिचुएशन। तो बेसिकली इंटोनेशन का मीनिंग ही यही होता है कि कैसे हमें सही टाइम पे सही पिच का यूज करना चाहिए एज पर द सिचुएशन। ठीक है, अब आपने कई बार सुना होगा कि जब कोई इंसान गुस्से गुस्से में होता है तो कहीं ना कहीं तेज तेज बोलने लगता है, तो उस टाइम पे उसकी पिच काफी ज्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, ओके, और जब वो मतलब अच्छे मूड में रहता है तो हम धीरे धीरे बोलते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स फॉर मेंटेनिंग मेलेडी।
ठीक है। तो बेसिकली मेलोडी को मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा इसका यूज होता है। इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग इमोशन। ठीक है। तो कई बार हम एक्सप्रेशन समझ सकते हैं, इमोशन समझ सकते हैं किसी के, ठीक है, सिर्फ इंटोनेशन का यूज करके। ठीक है। जैसे अगर कोई चिल्ला के बोल रहा है तो हमारे हमें भले ही उसकी बात पता हो या ना पता हो, हमने कुछ बात सुनी हो या ना सुनी हो, हमें आइडिया लग जाता है कि कहीं ना कहीं गुस्से में है। ठीक है। और ऐसे ही कोई अगर अच्छे से बात कर रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि इसका मूड अच्छा है। तो कहीं ना कहीं इमोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसके हेल्प से। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लैंग्वेज फैमिली, तो देयर आर 5 लैंग्वेज फैमिली। ठीक है। तो अब 5 तरीके की लैंग्वेज फैमिली होती है। इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक जिसको हम मुंडा भी कहते हैं, और तिब्बतो बर्मन और अंडमानीज। ठीक है। तो आपको ये पांचों के नाम याद होने चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ ही हमारे पास वीक 1 का जो थ्योरी है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। वीक 1 की थ्योरी में हमने कहीं ना कहीं फिगर ऑफ स्पीच को समझा है, देन उसके एग्जांपल्स देखे हैं, देन एलिट्रेशन के टाइप्स देखे हैं, उसके बाद हमने डिस्कोर्स मार्कर को पढ़ा है, रिदम पिच के बारे में जाना है, इंटोनेशन के बारे में जाना है, और लास्ट में हमने लैंग्वेज फैमिली को जाना है। ठीक है। तो आपको इन सबको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, एंड उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। द कैफे वॉज लाइक अ बैटलशिप स्ट्रिप्ड फॉर एक्शन, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर। ठीक है। तो आपने को दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइक वर्ड लिखा हुआ है, और लाइक वर्ड आपको पता है किसी मिलेगा एग्जाम्पल में आता है। ठीक है। डू नॉट गो जेंटल इन टू डैट गुड नाइट। ठीक है। द फिगर ऑफ स्पीच इज, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपेरिजन करा जा रहा है। ठीक है। तो मतलब लिखा हुआ है ना, डू नॉट गो जेंटल इन टू डैट गुड नाइट। ठीक है। तो उस गुड नाइट मतलब नाइट को यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छे से कंपेयर करा गया, जेंटल वर्ड से कंपेयर करा गया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है। तो ये मेटाफोर का एग्जाम्पल हो जाएगा। थर्ड, फ्रॉम द अर्थ दो स्प्रिंगेस्ट लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर। तो यहाँ पे लाइक वर्ड आ गया तो हमें समझ आ गया कि कहीं ना कहीं सिमिलर का एग्जांपल है, लेकिन इन्होंने बोल दिया क्या रखा है यहाँ पे, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज मेटाफर। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत स्टेटमेंट है, तो हम कह देंगे फॉल्स। फोर्थ, कंस्पायरिंग विद हिम, हाउ टू लोड एंड ब्लेस। ठीक है। विद फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द दैच इव्स रन। ठीक है। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज करा गया है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि एक पर्सन की कहीं ना कहीं एक करेक्टरिस्टिक दिया गया है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद द फ्रूट विद फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द डैच। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रूट वाइन्स इन सबसे कंपैरिजन करा गया है। इसको एक कंपैरिजन नहीं, मतलब एक तरह से करेक्टर दिया गया है। ठीक है। लोड और ब्लेस करने का। ठीक। तो ये कहीं ना कहीं पर्सनिफिकेशन का एग्जाम्पल जाएगा। फिफ्थ, लाइफ इज मच टू इंपॉर्टेंट टू बी टेकन सीरियसली, द फिगर ऑफ स्पीच इज हियर इज। तो क्या यहाँ पे लाइफ काफी ज्यादा, लाइफ इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सीरियस लेने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा हम यहाँ पे एग्जाम्पल यूज करेंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पैराडॉक्स की बात हो रही है। ठीक है। हमें समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं पैराडॉक्स का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पेज स्टार्ट करते हैं। तो विच वन अमंग द फॉलोइंग यूज इलिट्रेशन इन इट्स नेम। ठीक है। तो एलिट्रेशन क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है। जो सिमिलर साउंड्स जो आते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सारे के सारे हमें ऐसे दिख रहे हैं। कोलकाता नाइट, तो आपको दिख रहा होगा का साउंड आ रहा है। पीटर पार्कर, तो यहाँ पे पापा का साउंड आ रहा है। बिग बिलियन, तो यहाँ पे भी पापा का साउंड आ रहा है। तो हम ऑल ऑफ दिस को कह देंगे ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। हु नोस व्हाई द कोल्ड विंड ब्लोस और वेयर इट गोस और व्हाट इज नोस, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज करा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एसोनेंस साउंड का यूज करा गया है। ठीक है। एसोनेंस आपको पता है कि एसोनेंस का मीनिंग होता है लाइक जब वोवल साउंड रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है। चलिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको दिख रहा है ये ओ का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है ना। ठीक है। विंड ब्लोस। ठीक है। कोल्ड, तो आपको दिख रहा होगा ओ का साउंड लगातार आ रहा है, तो एसोनेंस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दे फेयरफुल सिमेट्री, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज करा गया है। ठीक है। तो आपको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सारे के सारे यूज कर दिए गए हैं। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये टाइगर टाइगर, तो इसमें आई आई का साउंड लगातार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब कॉन्सोनेंस तो है, सॉरी मतलब जो असोनेंस है वो तो है ही। ठीक है। ओके। एंड साथ में यहाँ पे कॉन्स्टेंट भी रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। घर घर, तो आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये टाइगर टाइगर दो सेम वर्ड्स हैं, तो एलिट्रेशन भी यूज हो रहा है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द रोबर वाज पिक पॉकेटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है। तो यहाँ पे द रोबर वाज पिक पॉकेटेड का एग्जाम्पल क्या हो गया। ठीक है। मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, पैराडॉक्स का, ऑक्सीमोरन का, आयरनी का या पुन का। ठीक है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं आयरनी का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ऐसी बातें कही गई। देखिए रोबर है, तो रोबर की कोई पिक पॉकेट कैसे कर सकता है, पिक पॉकेट का मतलब जेब, जेब काट ली, तो मतलब चोर की जेब काट ली। तो ये कुछ कहीं ना कहीं ऐसे हो रहा है कि ये हमें एक बात बताई गई है और उसका अपोजिट मीनिंग हमें सामने दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आयरनी का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। वी शैल नॉट फ्लैग और फेल, वी शैल गो
on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air is an example of. ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एनाफोर का एग्जाम्पल हो जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. विच अमंग विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस यूज डिस्कोर्स मार्कर टू एक्सप्रेस ओपिनियन. ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो डिस्कोर्स मार्कर का यूज कर रहा है. ठीक है, आई गेस ही रोड द व्हीकल yesterday. ठीक है, moreover they performed well in the audition. Firstly, he has to show his capabilities. He was the first one to finish the task. ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो गैस लिखा हुआ है आई गैस. ठीक है, तो आपको ये दिखना चाहिए कि कहीं ना कहीं डिस्कोर्स मार्कर है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला ही हो जाएगा. ठीक है, ओके. ओपिनियन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करा गया ना. ठीक है, डिस्कोर्स मार्कर ये दोनों भी हो सकता है, लेकिन ओपिनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे आई गेस का यूज करा जाता है. ठीक है, आई लॉस्ट माई वॉलेट एंड डैश आई वॉज फाइंड फॉर स्पीडिंग. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट डिस्कोर्स मार्कर हमें यूज करना चाहिए. ठीक है, तो ऑन द टॉप ऑफ दैट. ठीक है, तो इसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने अपना वॉलेट खो दिया और ऊपर से मेरे को मतलब फाइन भी लग गया स्पीडिंग का. ठीक है, हम कई बार ऐसे कहते हैं ना, तो ऑन द टॉप ऑफ दैट का मतलब ये था ऊपर से. ठीक है, थर्ड डिस्कोर्स मार्कर आर सिनेटिकली इंडिपेंडेंट. दिस स्टेटमेंट इज डैश ट्रू और फॉल्स. तो ये हमारे पास सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं ट्रू है. ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होती है ना सिनेटिकली, इससे कोई लेने देना नहीं होता सिंटेक्स से. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर एक्सप्रेस जस्टिफिकेशन टू एन ऑलरेडी स्टेटेड स्टेटमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा मार्कर हैगा, मतलब ये मार्कर हैगा. ठीक है, डिस्कोर्स मार्कर जो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने के लिए यूज कर रहा है. ठीक है, आई मीन हम कहते नहीं कि आई मीन आई हैव टू गिव क्लैरिटी. हम कई बार ऐसे कहते नहीं कि मेरा ये मीनिंग नहीं था अपना, मैं अपना बताना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो ये हम कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन के लिए यूज करते हैं. फिफ्थ, ही डिड नॉट क्लियर द एग्जाम एंड एज अ रिजल्ट ही कुड नॉट अप्लाई फॉर दैट जॉब. तो यहाँ पे डिस्कोर्स मार्कर क्या आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे एज अ रिजल्ट हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं डिस्कोर्स मार्कर हो जाएगा. ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. तो रिदम इज फॉर्म्ड बाय अ सेट ऑफ सिलेबल्स रिपीटिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. एग्जैक्टली, ये ट्रू है. ठीक है, तभी रिदम बनेगी अगर हम एग्जैक्ट एक सिमिलर सिलेबल्स को यूज करेंगे एक साथ. ठीक है, इन इंग्लिश स्पीच द रिदम कैन बी नोटिस्ड इन द रेगुलर ऑकरेंस ऑफ स्ट्रेस सिलेबल्स. ठीक है, तो ये भी हमारे पास कहीं ना कहीं ट्रू हो जाएगा. ठीक है, अच्छा अगर आपको सिलेबल्स के बारे में नहीं पता है तो आपको सबसे पहले जाके मेरा इंग्लिश 01 की जो वीकली समरी है आपको उसको चेकआउट करने की जरूरत है. ठीक है, वो 20-20 मिनट की है, 15-15 मिनट की है, तो आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं. आप उसको एक बार अच्छे से देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश 02 करने में भी बहुत ज्यादा आसानी होगी. ठीक है, नहीं तो फिर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा सिलेबस का, बहुत ज्यादा वो आपके लिए ही सरदर्दी बैठेगी. इससे अच्छा आप एक बार इंग्लिश 01 का पढ़ लीजिए, कोई बुराई नहीं है. फिर उसके बाद आप इंग्लिश 02 को पढ़ सकते हैं. ठीक है, टाइम की टेंशन मत लीजिए, आपका कवर हो जाएगा सब कुछ. ठीक, थर्ड पढ़ते हैं. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल एट द पार्क गिवन दैट द स्ट्रेस इज ऑन द इटैलिसाइज्ड वर्ड. ठीक है, यानी कि पार्क पे यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया है. व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज implied मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. तो इसका मीनिंग कौन सा करेक्ट बैठेगा. ठीक है, it is the children and not someone else who is playing football at the park. The children are playing football at the park, not doing something else. जब फिर तीसरा का the children are playing football at the park, not at the house or any other place. ठीक है, तो इन तीनों को रीड करके हमें पता चल रहा है कि थर्ड वाला सेंटेंस जो है कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट बैठ रहा है. ठीक है, क्यों, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़े, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल इन द एट द पार्क, पार्क में पढ़ रहे हैं वो, मतलब सॉरी पार्क में खेल रहे हैं. ठीक है, तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पोजीशन के बारे में बताया गया है कि कहाँ पे खेल रहे हैं. ठीक है, प्लेस के बारे में बात बताई गई है. ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो थर्ड वाला है ये सबसे ज्यादा सटीक ऑप्शन में होगा. पिच अलाउ द ऑर्डरिंग ऑफ साउंड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, हमें पता ही है. ठीक है, हमने पीछे देखा भी था फ्रीक्वेंसी पे कहीं ना कहीं जो पिच है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है. ठीक है, द फीलिंग ऑफ एक्सेसी इन योर स्पीच इज मार्क्ड बाय. ठीक है, तो बेसिकली ये जो एक्सटेसी है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है लाइक सम आप कह सकते हैं काइंड ऑफ एक्साइटमेंट टाइप. ठीक है, तो एक्साइटमेंट में हम क्या करते हैं हाई पिच में बोलते हैं. ठीक है, आप एक्साइटमेंट कह सकते हैं यहाँ पे कई बार ऐसे थोड़ा सा नेगेटिव में वे में भी कह सकते हैं कि मतलब जब बुरा में फील हो रहा था तो हम चिल्ला के बोलते नहीं है गुस्से में. ठीक है, तो आप उसको भी काउंट कर सकते हैं इसमें. फिफ्थ, इंटोनेशन हेल्प्स इन, मतलब ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फिफ्थ पेज का. ठीक है, तो इंटोनेशन हमारे को किस चीज में हेल्प करता है. ठीक है, रिजॉल्विंग एम्बिग्यूटी या इम्बिलिविंग द स्पीकर स्टेट ऑफ माइंड इन द स्पोकन वर्ड्स, तो दोनों ही चीजों में रेफर करता है. ठीक है, दोनों चीजों में हेल्प करेगा. तो बेसिकली हमारा जो फ्लो ऑफ स्पीकिंग हैगा, जो पिच को कंट्रोल करना होता है उसको हम इंटोनेशन कहते हैं. ठीक है, तो इन दोनों ही चीजों को कहीं ना कहीं करने में हेल्प करेगा. तो हम बहुत ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, सेकंड देखते हैं. द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सेंटेंस वुड ऑर्डिनरी बी स्पोकन इन इन अ डैश. ठीक है,
तो यहाँ पे हमने देखना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि राइजिंग इंटोनेशन, फ्लैट इंटोनेशन, फॉलिंग इंटोनेशन, एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो राइजिंग इंटोनेशन का मतलब है कि हमारी पिच धीरे धीरे चेंज बढ़ रही है। फ्लैट इंटोनेशन का मतलब है कि सेम पिच में हम बोल रहे हैं, और फॉलिंग इंटोनेशन का मतलब है कि पहले हम तेज बोल रहे थे, फिर हम धीरे बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहने की फ्लैट रहने की जरूरत है, कुछ भी यहाँ पे हमें ज्यादा एक्साइट करने की जरूरत है नहीं से, ठीक है। सिंपल टर्म्स में हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड, द इंटोनेशन ऑफ वर्ड्स कैन बी मेड आउट थ्रू टेक्स्ट अलोन, ठीक है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो कहीं ना कहीं फॉल्स हो जाएगा। सीधे सीधे हम टेक्स्ट की हेल्प से ना नहीं क्लियर कर सकते, नहीं सब नहीं बोल सकते ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिड यू नो दैट एलेक्स एंड जॉन आर मूविंग टू बॉम्बे? इफ द एम्फेसिस इज ऑन यू, देन द मीनिंग इज, ठीक है। अगर हम यू पे कहीं ना कहीं जोर दे रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको रीड कैसे करेंगे? डिड यू नो दैट एलेक्स एंड जॉन आर मूविंग टू बॉम्बे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यू पे फोकस करा जा रहा है, तो यू पे फोकस अगर हम कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो बी वाला आएगा, ठीक है। द स्पीकर इज अमेज्ड दैट एलेक्स एंड जॉन आर मूविंग टू अ सिटी लाइक बॉम्बे, ये सबसे करेक्ट ऑप्शन बैठेगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे एक्साइटमेंट में बताया जा रहा है कि तुम्हें पता है जो एलेक्स और जॉन है वो बॉम्बे जा रहे हैं, ठीक है। तो बॉम्बे के नाम से, बॉम्बे शहर से इतना ज्यादा एक्साइट हो रहा है, ठीक है। ओके, फिर देखते हैं। डिड यू नो दैट एलेक्स एंड जॉन आर मूविंग टू बॉम्बे? अब यहाँ पे नो पे आएगा फोकस, ठीक है। तो ऐसे, डिड यू नो दैट एलेक्स एंड जॉन आर मूविंग टू बॉम्बे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें पता है सच में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, द स्पीकर बिलीव्स दैट द पर्सन दे आर टॉकिंग टू टू वुड नॉट नो दैट एलेक्स एंड जॉन आर मूविंग टू बॉम्बे, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन बैठ जाएगा इसका, ठीक है। आई होप आपको इसको करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी, एंड इवन कोई दिक्कत भी आए तो आप कमेंट बॉक्स आपके सामने है, आप उसमें पूछ सकते हैं। आई विल बी ग्लैड टू आंसर यू ऑल, ठीक है। चलिए, इंग्लिश बिलोंग्स टू दैट लैंग्वेज फैमिली, ठीक है। तो इंग्लिश इनमें से कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? तो ये किसी भी फैमिली से बिलोंग नहीं करती, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर बेसिक फीचर ऑफ एनी लैंग्वेज, क्या ये ट्रू है? एग्जैक्टली exactly. ठीक है, कोई भी लैंग्वेज कितनी इलास्टिकल है, कितनी इलास्टिक है, कितनी फ्लेक्सिबल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है, ठीक है। तो कितनी टाइप की फैमिलीज होती है लैंग्वेज में भारत के अंदर, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि कहीं ना कहीं ये 5 टाइप के होते हैं, हमने उस नाम पढ़े थे ना वहाँ पे, देखिए ये 5 नाम देखे थे ना, इंडो आर्यन, द्रविडियन और ये सारे, ठीक है। तो ये 5 होते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। मोनोलिंग्विज्म इज वेरी फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। तो मोनोलिंग्विज्म का मतलब होता है कि एक ही लैंग्वेज क्या कंट्री में होनी चाहिए। तो क्या ये हमारी सोसाइटी में एक फैब्रिक के रूप में काम करता है, मतलब अच्छी बात है ये? नहीं। देखिए, आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा एक जो भारत देश है कहीं ना कहीं वो मल्टीलिंग्विज्म को फॉलो करता है, यानी कि एक साथ यहाँ पे कई सारी भाषाएं एग्जिस्ट करती हैं। आप थोड़ी थोड़ी देर में आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में क्या होता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बोली चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये एक फीचर है हमारे देश का, हमें इस पे प्राउड होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि इतनी ज्यादा वैरायटी है हमारे कंट्री में, और फिर भी इतनी ज्यादा हम लोग यूनाइटेड हैं, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग एड्स द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज। तो जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, क्या वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब हेल्प करती है कि सेकंड लैंग्वेज उसको समझने के लिए या पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल, ये सही बात है, ठीक है। तो जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए वो नॉर्थ इंडिया में पैदा हुआ है, ठीक है। तो वो जब पैदा हुआ होगा तो अपने घर वालों की आवाजें वगैरह, बातें वगैरह सुनता होगा, तो उसको कहीं ना कहीं हिंदी लैंग्वेज ज्यादा प्रेफरेबल होगी, उसकी मदर टंग हिंदी होगी, तो हिंदी लैंग्वेज बोलना सीख जाएगा। अब अगर उसको एक बार हिंदी लैंग्वेज आ जाएगी, तो उसमें वो इसके थ्रू क्या करेगा, कम्युनिकेशन करके बाकी और लैंग्वेज पे भी कंट्रोल पा सकता है, राइट। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो उसकी मदर टंग है यानी कि हिंदी है, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है इन लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेज, ठीक है। तो हमें स्टार्ट करना है एडवर्ब से। एडवर्ब क्या होता है? अ वर्ड विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, ठीक है। कोई भी ऐसा वर्ड जो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द वर्ब, इसको ही हम एडवर्ब कहेंगे। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, सारिका इज सिंगिंग ब्यूटीफुली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वर्ब क्या है, सिंगिंग, ठीक है। सारिका गा रही है, कैसा गा रही है? बहुत खूबसूरती से गा रही है, ठीक है, ब्यूटीफुली। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुली है, कहीं ना कहीं ये वर्ब को कहीं ना कहीं एडमायर करने में हेल्प कर रहा है, मतलब सपोर्टिंग रोल के तरह काम कर रहा है वर्ब के लिए। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि एडवर्ब है। सिमिलर वे में हम कह सकते हैं, शिवम इज प्लेइंग एफर्टलेसली। शिवम खेल रहा है, कैसे खेल रहा है? एफर्टलेसली, ठीक है। तो ये एफर्टलेसली जो है, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा, राइट। एडवर्ब क्लोज क्या होता है? दोस क्लोज विच मॉडिफाई द वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब, ठीक है। ऐसे क्लोज जो कि किसी भी वर्ब को, एडजेक्टिव को, या कोई भी एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हम एडवर्ब क्लोज कहते हैं, ठीक है। आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, ही कैरिड द लोड अंटिल ही वाज टायर्ड। उसने कैरी करा लोड को जब तक वो थका नहीं, ठीक है। तो देखिए, कैरिड है ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कैरिड हमारे पास वर्ब है, ये उसको ही सपोर्टिंग रोल की तरह काम कर रहा है, बट एज अ क्लोज, ठीक है। वहीं आप देख लेते हैं अगला, एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? दोस फ्रेज विच मॉडिफाई द वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे किस ऐसे फ्रेजेस जो कहीं ना कहीं मॉडिफाई करते हैं वर्ब, एडजेक्टिव या फिर किसी भी दूसरे एडवर्ब को, जैसे यू आर इरिटेटेड विदाउट विदाउट एनी रीजन, ठीक है।
तो इरिटेटेड यहाँ पे आप हो बिना किसी कारण के, तो ये जो बिना किसी कारण के ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। ओके, आपको कभी भी ये डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, तो आपको ये टेंशन नहीं रखनी है कि ये मैं कैसे याद करूँ, मुझे समझ नहीं आया। आपको फोकस करना है एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। जितना ज्यादा आप समझते जाएंगे, देखते जाएंगे अलग अलग एग्जाम्पल्स को, उतना ज्यादा आपको आइडिया लगता जाएगा कि हमें कैसे क्वेश्चन को देखना है, अप्रोच करना है एंड सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, तो हमारे पास छह टाइप के एडवर्ब होते हैं, एक बार हम सबको देख लेते हैं। पहला होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन या प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी, सेंटेंस एडवर्ब और कंजक्शन एडवर्ब। ये जो लास्ट के दो एडवर्ब्स होते हैं इसको हम स्पेशल टाइप ऑफ एडवर्ब्स में काउंट कर सकते हैं। वहीं जो स्टार्टिंग के फोर है ये हमारे नॉर्मल एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको कैसे पता चलेगा एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। अगर हम अपने जो भी हमारे पास सेंटेंस गिवन है उसमें हम हाउ का जवाब ढूंढेंगे, ठीक है। हाउ का मतलब है कैसे, ठीक है। जैसे हम पिछले वाले एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सारिका इज सिंगिंग ब्यूटीफुली, ठीक है। सारिका यहाँ पे लिखा हुआ है, सारिका गा रही है, सारिका कैसे गा रही है, खूबसूरती से गा रही है, तो ये जो खूबसूरती हो गया कहीं ना कहीं ये एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाएगा, ठीक है। हमें खुद से सवाल करना है कैसे, ठीक है। शिवम इज प्लेइंग, शिवम कैसे खेल रहा है, एफर्टलेसली, ठीक है। तो जब भी आपको कैसे का उत्तर मिलेगा, अगर आप सेंटेंस को पढ़ रहे हैं वहां पे अगर आपको कैसे वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, ठीक है, और आपको उसका जवाब मिल रहा है तो वो हम कहेंगे उसको ही एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। इसको भी और आगे आने वाले एग्जांपल्स में हम और समझते जाएंगे, ठीक है। सेकंड है एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ मच, ठीक है। तो कितना, कितना अगर हम सेंटेंस पढ़ के हमारे सवाल का जवाब मिल रहा है, अगर हम पूछे कि कितना हो रहा है, ठीक है, और आपको उसका जवाब मिला, ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में डायरेक्शन, प्लेस, टाइम फ्रीक्वेंसी ये सब भी आ सकता है। अभी इसको हम अच्छे से एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, आपको उससे ज्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर से, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या करता है, हाउ का जो हमें कहीं ना कहीं आंसर निकालना पड़ता है। हाउ का मतलब कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइव द कार स्लोली, कार को ड्राइव करो धीमे से, कैसे कैसे ड्राइव करो, धीमे। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है ना कैसे का, धीमे, ठीक है। माया रन वेरी फास्ट, माया कैसे दौड़ती है, बहुत तेज। तो यहाँ पे ये जो फास्ट है ये हमारा एडवर्ब हो गया, राइट। ओके, सेकंड टाइप देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री में हमें हाउ मच का यहाँ पे जवाब ढूंढना होता है। हाउ मच मतलब कितना, ठीक है। सिनेमा हॉल इज एंटायरली एम्प्टी, सिनेमा हॉल कैसा मतलब कितना खाली था, तो हमें इसका जवाब मिला ना पूरे तरीके से, पूरा खाली था। एंटायर का मतलब पूरा ही होता है ना। ही वॉज नियरली डाइड ड्यूरिंग एक्सीडेंट, ठीक है। वो कितना मतलब ऐसे कितना मर गया था, मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। हमारे पास बेसिकली रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। ऑल्दो ये हमारे पास एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं बन रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जवाब हमको मिल रहा है, तो नियरली भी हम इसको काउंट कर सकते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री में। सिमिलर तरीके से एडवर्ब डायरेक्शन या प्लेस में क्या, तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन या फिर प्लेस के बारे में पता चलता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझ सकते हैं, आई वेंट थ्रू द जंगल, तो ये जो थ्रू द जंगल है, जंगल के थ्रू यानी तो जंगल से पार होते हुए हम आए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमें डायरेक्शन के बारे में रेफरेंस दे रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन हो गया, ठीक है। शिव इज गोइंग टू कॉलेज, शिव कहाँ जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्लेस के बारे में पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे प्लेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो हम इसको कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है, हमें टाइम के बारे में मतलब जानकारी मिलती है। ही ऑलवेज गेट्स गुड मार्क्स, ठीक है, उसको हमेशा, तो हमेशा का मतलब यहाँ पे टाइम रेफरेंस हो रहा है ना कि हमें कितनी बार उसको गुड मार्क्स मिलते हैं, कैसे कितने गुड मार्क्स मिलते हैं, कैसे गुड मार्क्स मिलते हैं, मतलब इन ऑर्डर ऑफ टाइम, तो हम कह सकते हैं हमेशा मिलते हैं उसे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, हाउ ऑफन, ठीक है। तो आई गो देयर ओकेशनली, मैं कभी कभार ही वहां जाता हूँ, ठीक है। तो कभी कभार से हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी के बारे में आइडिया लग रहा है कि कितनी बार जा रहा है, ठीक है। ओके, हाँ ये तो ये हमारे चारों बेसिक्स वाले हो गए। अब इसको हम जो बाकी के दो स्पेशल वाले उनको देख लेते हैं। सेंटेंस एडवर्ब क्या होता है, दोज एडवर्ब हु रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्पीकर और राइटर, ठीक है। तो मतलब ऐसे एडवर्ब जो कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी स्पीकर या राइटर के, उसको ही हम कहते हैं सेंटेंस एडवर्ब, ठीक है। आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू कम, तो यहाँ पे जो वर्ड है एक्चुअली, कहीं ना कहीं ये एक स्पीकर की भावनाओं को समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि जैसे ही वो बोल रहा है एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू कम, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो आपको फील हो रहा है कि जो स्पीकर हैगा वो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मतलब ऐसे सहमा सा हुआ है, वो लेट हो गया है, तभी वैसे करा होगा ना। आप अगर मान लीजिए अपनी क्लास में जा रहे थे, आप लेट हो जाते हैं, तो टीचर आपसे पूछता है कि आप कहाँ रह गए थे, तो आप बोलते नहीं एक्चुअली मैम थोड़ा सा जाम लग गया था। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे फीलिंग को यहाँ पे समझ आ रहा है, ठीक है, इमोशन दिख रहे हैं। ओके, सेकंड वाला एग्जांपल देख सकते हैं, होपफुली वी कुड वी सॉरी होपफुली वी कुड वॉन द टूर्नामेंट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे उम्मीद दिखा रहेगा कि हम शायद टूर्नामेंट जीत सकते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा है, तो यहाँ पे इमोशन सामने आ रहे हैं, तो इसको हम सेंटेंस एडवर्ब की कैटेगरी में ला सकते हैं, ठीक है। कंजक्टिव एडवर्ब क्या होता है, दोज एडवर्ब विच कनेक्ट टू फ्रेजेस और क्लोजेस, ठीक है। तो ऐसा एडवर्ब जो कहीं ना कहीं दो अलग अलग फ्रेजेस को या दो अलग अलग क्लोजेस को एक दूसरे से लिंक करता है, जोड़ता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं, द ट्रेन स्टार्टेड वेरी लेट, जो ट्रेन थी बहुत लेट स्टार्ट हुई।
हाउएवर, हालांकि, इट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। तो आपको दिख रहा होगा ये वर्ड जो है हाउएवर, कहीं ना कहीं ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को, दो अलग अलग फ्रेजेस को कहीं ना कहीं जोड़ रहा है, लिंक कर रहा है। तो ये हमारा कंजक्टिव एडवर्ब की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, लास्ट ईयर दे फिनिश सिक्स्थ। ठीक है, तो उन्होंने पिछले साल क्या करा था, सिक्स्थ फिनिश किया था, कॉन्सिक्वेंटली, जिसकी वजह से, ठीक है, मतलब कॉन्सिक्वेंटली का मतलब था एज अ रिजल्ट, ठीक है, जिसकी वजह से दे डिड नॉट मेक इनटू यूसीएल। ठीक है, तो यूसीएल में क्वालिफाई नहीं कर पाए। अगर आप फुटबॉल फैन है तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, यूसीएल हमारा यूएफए चैंपियंस लीग को कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंस, तो टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, तो टेंस होता है क्या, इट इज अ फंक्शन ऑफ लैंग्वेज दैट रिप्रेजेंट द टाइम। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो टेंस की वजह से मिलती है। ठीक है, तो आपको पता है कि तीन टाइप के टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस में जो चीज हो चुकी होती है, जो जो टाइम बीत चुका रहता है उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मैं खाना खा रहा था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये टाइम बीत चुका है, पहले की बात हो रही है, तो ये हमारा पास्ट टेंस में आ जाएगा। प्रेजेंट टेंस में जो चीज अभी हो रही है, जो चीज अभी हैपन हो रही है, ठीक है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। फ्यूचर टेंस, जो आगे होने वाला है, ठीक है, ओके, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस में आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आप लाइक 28 तारीख को, या फिर आपके जो भी डेट पड़ेगा आपका एग्जाम का, आप उस डेट को एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। ओके, फॉर इन डेप्थ नॉलेज ऑफ बेसिक्स ग्रामर इंक्लूडिंग नाउन, प्रोनाउन, टेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब एक्सेट्रा, यू कैन वॉच इंग्लिश 01 वीकली समरी 02, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यानी कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको इन सबका जो बेसिक्स हैगा, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश हैगा, इंग्लिश 01 में अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है, ठीक है, यानी कि पिछले सेमेस्टर में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आप जाके मेरे इंग्लिश 01 वीकली समरी 02 को चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। 20 मिनट का वो है, 20-25 मिनट का, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, एंड उसके बाद आपको सारी चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसिव्स, इट इज अ ग्रामेटिकल कैटेगरी दैट अप्लाइज टू वर्ब। ठीक है, तो ये ग्रामेटिकल कैटेगरी है जो कहीं ना कहीं वर्ब पे लगाया जाता है। दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, एक होता है एक्टिव सेंटेंस एंड दूसरा होता है पैसिव सेंटेंस। ठीक है, एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट एक्शन कर रहा होता है। ठीक है, जो भी हमारा मेन सब्जेक्ट है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे खाना कौन खा रहा है, मैं, मतलब सब्जेक्ट ही एक्शन कर रहा है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या है, आप सब्जेक्ट है। यहाँ पे जो भी मेन काम कर रहा था उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पैसिव में क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो रिसीव करता है एक्शन को। ठीक है, यानी कि बेसिकली उल्टा हो जाता है। जैसे मैंने कह दिया कि मैं खाना खा रहा था, ये मैं यही मैंने बोला था ना। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कहा था मैं खाना खा रहा था। अब अगर इसमें हम पैसिव में बनाना चाहे तो हम कहेंगे खाना मेरे द्वारा खाया गया। ठीक है, तो बेसिकली हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल से समझिए सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक्टिव सेंटेंस गिवन है, दीपा रोट अ नोवेल, दीपा ने एक नोवेल लिखी। पैसिव में अगर हम इसे बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे, अ नोवेल वॉज रिटन बाय दीपा, नोवेल को दीपा द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे पास जो दीपा थी वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट थी, और जो नोवेल था वो ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे हमने क्या करा है, उल्टा कर दिया। यहाँ पे हमने नोवेल को सब्जेक्ट बना दिया है, एंड बाकी जो दीपा है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब याद रखिएगा जब भी आप पैसिव टेंस लिखेंगे तो उसमें आप पास्ट टेंस का यूज करेंगे एंड साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, एक और एग्जांपल देख सकते हैं, रवि गेव दीपा अ बुक, रवि ने दीपा को एक बुक दी। ठीक है, इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे, अ बुक वाज गिवन टू दीपा बाय रवि। ठीक है, तो यानी कि बुक को दीपा को दिया गया बाय रवि। ठीक है, तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, आपको इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना, आपको जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें एमसीक्यू के रूप में होंगे, तो आपको पढ़ के भी समझ आ जाएगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्री एडवर्ब, डिग्री एडवर्ब क्या होता है, इट इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव वर्ब और अदर एडवर्ब। ठीक है, टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्शन ऑफ समथिंग। ठीक है, तो कोई चीज कितनी हो सकती है, ठीक है, एक्सटेंड अगर हमें बताया जा रहा है तो उसको हम डिग्री एडवर्ब कहते हैं। आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, दे आर सैड, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि वह दुखी है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे एक्सटेंड दिखाना कि कितना दुखी है, तो हम यहाँ पे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे एक्सट्रीमली दुखी। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रीमली, ये कहीं ना कहीं हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत ज्यादा ही लेवल का दुख है। ठीक है, बहुत ज्यादा कोई निराश है, कोई ज्यादा कोई उदास है। ठीक है, सी इज ऑलवेज लेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो हमेशा लेट होती है, शी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज लेट। ठीक है, तो वो हमेशा लगभग, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहेगा कि वो लगभग हमेशा लेट होती है। तो आपको कहीं ना कहीं एक्सटेंड मिल रहा है कि कितना होती है। ठीक है, आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग गया होगा डिग्री एडवर्ब क्या होता है। बेसिकली ये वर्ब से पहले लगाया जाता है। ठीक है, जो भी हमारा एडजेक्टिव होता है या वर्ब होता है उससे पहले लिखा जाता है इसको, एंड कहीं ना कहीं ये हमें एक्सटेंड के बारे में बताते हैं कि कोई भी चीज किस लेवल तक हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ।
ठीक है, और मैं ऐसे बोल दूं मैं पेट भर के खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पे पेट भर के कहीं ना कहीं हमें एक डिग्री एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, आप इसको हिंदी में समझेंगे तो आपको इंग्लिश में ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ ही हमारे पास वीक 2 की सारी जो थ्योरी है वो हमने कंप्लीट कर लिया। आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये पढ़ के। एंड अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो आप उसको एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। एंड उसके बाद भी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम बच जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसको जवाब दूंगा। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एडवर्ब यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। माय चाइल्ड इज लर्निंग स्लोली। तो आपको यहाँ पे बताना है, तो आप खुद से पूछिए कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है। ठीक है, माय चाइल्ड इज लर्निंग स्लोली का मतलब हो सकता है मेरा जो बच्चा है वो कैसे सीख रहा है। तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कैसे का जवाब मिल रहा है। ठीक है, और कैसे का मतलब होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये हमने पढ़ा था कि जब भी हमें हाउ का आंसर मिलता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि माय लाइक हाउ इज माय चाइल्ड लर्निंग। ठीक है, तो वो स्लोली कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको एडवर्ब ऑफ मैनर में लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। सॉरी, रानी इज प्लेइंग सोलफुली। रानी कैसे खेल रही है? सोलफुली खेल रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आइडिया लग गया कि कहीं ना कहीं एडवर्ब जो हमारा होगा वो हमारा सोलफुली हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। ओके, यहाँ पे भी हमें एडवर्ब चेक करना है। द बर्ड चर्प्स इन द ईस्ट। ठीक है, तो इन चर्प्स इन द ईस्ट या फिर इसके अंदर कोई भी एडवर्ब नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद से सवाल पूछना है। ठीक है, तो बर्ड चर्प कर रहे हैं मतलब चहचहा रहे हैं, कहाँ पे? ईस्ट में। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे एडवर्ब डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन द ईस्ट हमारा एडवर्ब डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें एडवर्ब बताना है। फोर्थ में भी द लेजी डॉग रैन इनटू अ लवली वॉव। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है एडवर्ब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें समझ आ रहा है कि इस पूरे सेंटेंस में कोई भी एडवर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वर्ब की विशेषता बता ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नो एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ वाला देखते हैं एक बार। आई वोक अप लेट येस्टरडे। तो इसमें हमें एडवर्ब बताना है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि येस्टरडे तो कहीं ना कहीं हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम। ठीक है, पिछला टाइम बता रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एडवर्ब ऑफ लाइक हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी वाले में ही काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टाइम में। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम में हम इसको काउंट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास लेट भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो उठा, कैसे उठा? लेट उठा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एडवर्ब ऑफ मैनर भी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं लेट और यस्टरडे दोनों ही सही आंसर है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर देंगे, जो कि कह रहा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वॉज वॉकिंग अ वॉक। आई वॉज टेकिंग अ वॉक व्हेन द फोन कॉल अराइव्ड। द सेंटेंस इज इन द। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताने का कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टॉकिंग दिख रहा है, तो आपको इससे समझ जाना कि कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, यानी कि यहाँ पे इंडेफिनेट वाले ऑप्शन तो वैसे ही हटा दिया। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा वॉज का यूज है। वॉज का कभी भी यूज होता है, आपको समझ आना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ये वाला भी ऑप्शन हट गया। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको कहीं पे भी हैव हैड ये सब कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो अगेन आई एम रिपीटिंग, आप जाके इंग्लिश 01 का सेकंड लेक्चर जो हमारी सेकंड वीकली समझी आप उसको एक बार विजिट करिए, आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, द वर्ब रीड, बेट, हर्ट एंड शट ऑल टेक इरेगुलर पास्ट फॉर्म्स। तो क्या इन सबका ही इरेगुलर पास्ट फॉर्म होता है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, तो हमें इसका जवाब देना है। तो ये एकदम ट्रू है। ठीक है, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं इरेगुलर पास्ट फॉर्म होता है, लाइक ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो रीड की, वो भी रेड होती है। ठीक है, तो लेकिन स्पेलिंग तो सेम ही होती है ना, रेड रीड रीड ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही बैट का भी बैट 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 होता है, हार्ट का भी हार्ट 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 होता है। ठीक है, ओके, तो आपको समझ आना चाहिए कहीं ना कहीं इरेगुलर पास्ट फॉर्म्स होती है इसकी। ओके, पास्ट में भी मतलब ये सेम स्पेलिंग की सेम ही मीनिंग होती है, तो ये ट्रू हो जाएगा। इन अनदर वीक आई विल हैव बीन एट होम कंटिन्यूअसली फॉर 6 मंथ। तो यहाँ पे हमें बताने का कि कौन सा टेंस में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आई विल हैव बीन, तो सारे फ्यूचर में तो हो गई, तो आपको क्लियर सारे ऑप्शन में दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको दिख रहेगा कि हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते तक मैं क्या कहूंगा, मैं अपने घर पे रहूंगा। मेरे मेरे को घर पे हुए हुए 6 महीने हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे में ये पता चल रहा है, हमें आइडिया लग रहा है कहीं ना कहीं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे हैव बीन दिख गया, हैव बीन दिखते ही मैं समझ आ जाना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। राइट, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्ब टेक, स्लीप, ब्रिंग एंड वर्क ऑल टेक इरेगुलर पास्ट फॉर्म्स। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है टेक का टुक हो जाता है ना, तो चेंज हो जाता है। स्लीप का स्लेप्ट हो जाता है, ब्रिंग का ब्रैंग ब्रैंग हो जाता है। ठीक है, वर्क का वर्क होता है, तो बेसिकली ये चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगा, इरेगुलर नहीं होते इनका। आई एम गोइंग टू द शॉप इन अ लिटिल वाइल। द टेंस मार्कर हियर इज। तो यहाँ पे कौन हमें टेंस के बारे में आइडिया दे रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंस मार्कर है वो हमारा हो जाएगा एम।
ठीक है, ये हमें कहीं ना कहीं आइडिया दे रहा है। ठीक है, टेंस मार्कर यहाँ पे हमें समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड पेज पे हम आ गए। व्हेन द सेंटेंस शी ओपन्स द डोर, व्हेन द सेंटेंस शी ओपन्स द विंडो इज कन्वर्टेड टू पैसिव वॉइस द वर्ब विल चेंज इनटू। तो आपको बताना है कि ये कोई किस में चेंज होगा। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि पास्ट में चेंज होता है एंड कहीं ना कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास सी बी ऑप्शन सीधे सीधे करेक्ट हो जाएगा, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज बुक्स विल डैश सून। ठीक है, तो यहाँ पे डैश फिल करना है। ठीक है, बाइंग आएगा, हैव बीन बाइंग आएगा, हैज बॉट आएगा, या बी बॉट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बी बॉट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको एक बार रख के देख सकते हैं, आपको सुनने में अच्छा लगेगा एंड कहीं ना कहीं ये करेक्ट ऑप्शन इसका बैठेगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्लांट्स डैश बाय देम एक्टिवर्स दे ग्रो प्लांट्स। तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना है इसको पैसिव में। ठीक है, तो दे ग्रो प्लांट्स का क्या पे क्या बन जाएगा हमारे पास। तो दे ग्रो प्लांट्स बन जाएगा द प्लांट्स आर ग्रोन बाय देम। ठीक है, तो यहाँ पे आर ग्रोन बाय आ जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट की बात करी गई थी तो हम यहाँ पे प्रेजेंट में ही चलेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने आर लिखा है, वर नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, जॉन डैश बाय सारा। ठीक है, तो हमें एक्टिव वॉइस यहाँ पे देखा है, सारा इज डिस्टर्बिंग जॉन। ठीक है, तो यहाँ पे जॉन का क्या बनेगा। तो आपको ये बताना है जॉन इज बीइंग डिस्टर्ब। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा, इज बीइंग आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, आप अगर आपने बचपन में भी एक्टिव पैसिव टेंस को पढ़ा हो तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा है। एंड इवन आप एक एक बार इन सारे ऑप्शन को रख के यहाँ पे रीड करके भी देख सकते हैं, आपको सबसे जो करेक्ट एक्यूरेट ऑप्शन दिखेगा वो यही वाला दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन डैश बाय द टीम एक्टिव वॉइस हमारे पास यहाँ पे गिवन है, द टीम हैज चैलेंज जॉन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम बोल सकते हैं जॉन हैज बीन चैलेंज। ठीक है, तो ये सबसे करेक्ट ऑप्शन ये बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, कहीं ना कहीं हैज का यहाँ पे हैज बीन बन जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट लाइकली टू बी एन एडजेक्टिव। तो इनमें से सबसे ज्यादा वर्ड की किसकी संभावना है कि वो एडजेक्टिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको रीड करते समझ आ रहा है, एडोरेबल होगा। एडोरेबल का मतलब लाइक सराहनीय कहते हैं। ठीक है, खूबसूरत सराहनीय, इसको हम एडोरेबल कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट लाइकली टू बी एन एडजेक्टिव। तो अगेन यहाँ पे भी हमें यही चीज बतानी है, तो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यू आर एन एक्टिव लर्नर। ठीक है, हम कहते हैं, तो यहाँ पे एक्टिव कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है एक एडजेक्टिव को। ठीक है, तो सबसे इन चारों में से कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द वर्ड स्टडी फंक्शन एज अ एडजेक्टिव। तो इन चारों में से कौन से मतलब सेंटेंस के अंदर ये जो स्टडी वर्ड है ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम आ रहा है। स्लीप आफ्टर यू स्टडी, वेयर इज द केस स्टडी, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टडी, गो टू द स्टडी रूम। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, हम एक्चुअली सॉरी यहाँ पे थर्ड नहीं, फोर्थ ऑप्शन कौन कहेंगे। ठीक है, गो टू द स्टडी रूम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रूम है कहीं ना कहीं ये रूम हमारे पास इसको ही मतलब ये कहीं ना कहीं बता रहेगा। ठीक है, ओके, एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है ये। ठीक है, ओके, आप तुम कहाँ जाओ, तुम जाओ कहाँ जाओ, स्टडी रूम है, तो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव एडजेक्टिव हो गया बेसिकली। ठीक है, चलो। Which of the following sentence is grammatically sound? ठीक है, it was a rather a painful choice, it was a rather pain choice, it was a rather painful choice, या it was a painful rather choice। तो हमें सबसे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो आई थिंक यहाँ पे सी ऑप्शन सबसे करेक्ट बैठ रहा है। इट वॉज अ रैदर पेनफुल चॉइस। ठीक है, रैदर मतलब बेशक वो एक बहुत ज्यादा दर्दनाक चॉइस थी जो मैंने ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेटर ऑप्शन यही यहाँ पे कंसिडर हम कर सकते हैं इसे। ठीक है, फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ग्रामेटिकली साउंड। तो यहाँ पे भी अगेन हमें यही चीज चेक करनी है। दिस इज क्वाइट अ चैलेंजिंग टास्क, दिस इज क्वाइट अ चैलेंजफुल टास्क, दिस इज क्वाइट चैलेंजिंग टास्क, क्वाइट टास्क आर चैलेंजिंग। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन सबसे बेटर दिख रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, दिस इज क्वाइट अ चैलेंजिंग टास्क, तो ये बहुत मुश्किल टास्क था, हम ऐसा बोलते नहीं कई बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्री एडवर्ब आर यूज्ड इन फ्रंट ऑफ प्रपोजिशन, क्या ये ट्रू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फ्रंट में नहीं, ये इसके पहले होता है। ठीक है, बिफोर होता है। ठीक, डिग्री एडवर्ब गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन और डिग्री ऑफ समथिंग। तो ऑब्वियसली ये तो हमारे पास सीधे सीधे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, द वर्ड क्वाइट इज अ डिग्री एडवर्ब, क्या ये ट्रू है। नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वाइट लग ही नहीं सकता किसी के आगे, मतलब यहाँ पे डिग्री के रूप में तो इसको यूज कर सकते हैं ना। ठीक है, चलिए आगे फोर देखते हैं। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स वेरी एंड टू। तो वेरी और टू के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आता। हम कहते हैं थैंक यू वेरी मच और थैंक यू टू, उन दोनों में अंतर नहीं आएगा। जी अंतर तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। वी डू नॉट यूज द वर्ड वेरी बिफोर वर्ब्स। तो क्या वर्ब से पहले हम वेरी को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टास्क। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम वेरी को यूज कर तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं सेनेटिकली करेक्ट नहीं बैठ रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ये ट्रू है। ठीक है, हम कभी भी वेरी को यूज नहीं करते बिफोर द वर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
डैश ही हैड टू क्लोज डाउन हिज बिजनेस। ठीक है, तो लकीली, अनफॉर्चुनेटली, टेक्निकली, थियोरेटिकली, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली होगा। ठीक है, कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं तो हम। ठीक है, सेकंड वाला, डैश शी डिड नॉट यूज हर ब्रेक्स व्हाइल ड्राइविंग डाउन द स्टीप हिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन चार ऑप्शन को देखें तो ऑब्वियसली फुलिशली यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बैठ जाएगा एज पर द कॉमन सेंस। ठीक है, डैश ही एस्केप्ड uninjured from the accident by getting out of the bus as fast as he could when it overturned। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबली आएगा, स्टूपिडली आएगा, लकीली आएगा, जनरसली आएगा। लकीली, ठीक है, वो बच गया तो वो तो लकीली ही हुआ ना, किस्मत की बात नहीं। आई कैन यूज ओनली माई फोन टू बुक फ्लाइट टिकट्स इज सेम एज आई कैन यूज माई फोन टू बुक ओनली फ्लाइट टिकट्स। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दोनों में काफी ज्यादा अंतर आ रहा है, हम रीड करके समझ पा रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ वाला, डैश यू हैव अ प्लान फॉर स्टेबिलिटी बिफोर यू क्वाइट योर करंट जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे लगाना है तो प्री एज्यूमली होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली अगर अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन होगा, कोई स्टेबिलिटी का चॉइस होगा, तभी तुम करंट जॉब को छोड़ने का सोचोगे ना, तो ये प्री एज्यूमली होगा। ठीक है, पहले से हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसे ही हम सोच रहे होंगे। ठीक है, सो इस वीक में हमको मेजरली सेंटेंस एंड क्लोजेस के बारे में पढ़ना है। अभी सेंटेंस और क्लोज होते क्या है, इसको एक बार हम समझते हैं। तो देखो, क्लोजेस को हम हिंदी में उपवाक्य कहते हैं एंड सेंटेंसेस को हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। क्लोज एंड सेंटेंस दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड से बनते हैं। ठीक है, देखो, कई सारे वर्ड्स को अगर हम जोड़ देंगे तो उससे हमारा क्लोज या फिर सेंटेंस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज निकांश। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, चार अलग अलग वर्ड पकड़े, उनको कंबाइन कर दिया, इससे हमारा सेंटेंस बन गया। आप इसी को क्लोज भी कह सकते हो। अब आप ये कहोगे कि भैया ये तो दोनों एक जैसे ही हो गए, इनमें फिर अंतर क्या है? तो देखो, अभी इनका जो अंतर है वो इन डेप्थ है। ठीक है, तो अभी इसको हमें जब गहराई में हम जाएंगे तब उसे समझेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इनको ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखो, ऐसे समझ लो। अभी आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आ जाएगा। अब देखो, क्लोजेस का कई बार सेंस बना सकता है, क्लोजेस कई बार सेंस नहीं बनाएगा। इसका मीनिंग ये है कि हर बार आपका जो क्लोज है वो मीनिंगफुल आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक्ड। अभी आई लाइक्ड का मतलब क्या है? मेरे को अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? अच्छा लगा। अब ये कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं बन रहा ना इस बात का। अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, कुछ पता नहीं चल रहा, तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा ये बात। बट स्टिल कहीं ना कहीं हमको ये कुछ ना कुछ कन्वे कर रहे हैं, तो इसलिए क्लोज कहलाएगा। टेंशन मत लो, अभी आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, अभी हो सकता है स्टार्टिंग में आपको दिक्कतें आ रही हो, बट टाइम के साथ साथ सारी चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठने लगेंगी। ठीक है, अब देखो, सेंटेंस का हमेशा ही कंप्लीट सेंस बनाता है एंड सेंटेंस का कोई ना कोई मीनिंगफुल आउटपुट जरूर होता है। ठीक है, तो यहीं पे दोनों अंतर मतलब डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। सेंटेंस का हमेशा मीनिंग बनेगा, क्लोजेस का मीनिंग बन भी सकता है, हो सकता है मीनिंग ना भी बने। क्लोजेस के अगर हम अलग अलग टाइप की बात करें तो इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, नाउन क्लोज, ऐसे कई सारे हमारे पास क्लोजेस होते हैं। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको मेजरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कोऑर्डिनेट पढ़ना है। एंड इसके अलावा हमको एक दो एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, वो पढ़ने होंगे, तो उसको हम देख लेंगे। सेंटेंसेस की बात करें तो हमारे पास तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम इन तीनों को कैटेगराइज करेंगे एंड समझेंगे। ओके, अब देखो, क्लोजेस एंड सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है? किसी भी सेट ऑफ लेटर्स या सेट ऑफ वर्ड्स में अगर आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब एक साथ दिख जा रहा है तो वो क्लोज फॉर्म करेगा। एंड अगर यही सेम बात हम सेंटेंस के लिए भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी आपके सेट ऑफ वर्ड्स में आपको सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ दिख जा रहे हैं तो वो आपका सेंटेंस फॉर्म करेगा। ठीक है, चलो, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कह देता हूँ कि आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, मैं दूध पी रहा हूँ। ओके, अब देखो, आपका यहाँ पे जो आई है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा एंड ड्रिंकिंग जो है वो आपका वर्ब हो जाएगा। यानी कि ये जो पर्टिकुलर हमने आई एम ड्रिंकिंग मिल्क ये जो सेंटेंस लिखा है ये एक्चुअल में सेंटेंस है। ठीक है, ये जो सेट ऑफ वर्ड्स है ये मिलके सेंटेंस बना रहे हैं एंड हम इसको क्लोज भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, अभी कौन सा क्लोज होगा अभी इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप ऐसे समझ लो कि जहां पे भी आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों एक साथ दिखेगा वो आपका सेंटेंस और क्लोज दोनों बनाएगा। ओके, अब हमारे पास एक और टर्म आता है फ्रेज। ये फ्रेज मैंने आपको इंग्लिश 01 में भी समझाया था, बट एक बार मैं फिर से आपको कन्वे कर देता हूँ। ये कहीं ना कहीं सिमिलर होता है टू द क्लोज, बट इसके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाली कॉम्बिनेशन नहीं होता है एंड इसका कोई सेंस भी नहीं बनता। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये काफी हद तक क्लोज जैसा ही होता है, बट इसका कोई मीनिंगफुल आउटपुट कभी नहीं बनता है एंड इसके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाली फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, अब देखो, क्लोजेस की बात करें तो देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आपको दिख रहा होगा कि ये येलो कलर का बॉक्स है। ठीक है,
अब ये जो येलो है ये हमारे पास सेंटेंस है, तो आपको दिख रहा है कि ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब ये जो सेंटेंस है ये कैसे बना है, ये कई सारे क्लोजेस को मिला के बना है। ठीक है, आपको ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के डब्बे दिख रहे हैं ये आपके क्लोजेस हैं। तो देखो कई सारे क्लोजेस को मिला के हमारा सेंटेंस बनता है। ठीक है, समझ आया आपको? तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये बिल्डिंग यूनिट है। ठीक है, जैसे आप मान लो आपका घर बनता है, तो घर कैसे बनता है, ईंटों को जोड़ के। तो आपका जो घर है वो सेंटेंस है, वहीं आपका जो क्लोज है ये आपकी ईंटें हैं, ईंटों को मिला मिला के, ईंटों को जोड़ के आपका घर बना है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि क्लोजेस जो होते हैं वो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस ही होता है। ओके, तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोजेस फॉर्म्स अ सेंटेंस, ये हमारे लिए काम की बात है कि कई सारे क्लोजेस को जोड़ने से हमारे पास सेंटेंस बनता है। ठीक है, अब देखो एक ये क्वेश्चन है आइडेंटिफाई क्लोज या फ्रेज। तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा यहाँ पे क्लोज है, कौन सा यहाँ पे फ्रेज है। तो मैंने अभी आपको पहचान बताया था कि क्लोज में हमेशा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाली फॉर्मेशन होगी, वही फ्रेजेस में कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाली फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको बताया था ना कि क्लोज और फ्रेज कहीं ना कहीं सिमिलर काइंड ऑफ होता है। एंड ये पूरा जो सेंटेंस हमारे पास गिवन है, देखो आई लाइक द केक विथ चेरीज। अब आपको दिख रहा है ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास क्लोजेस होंगे, ये कुछ क्लोजेस से मिलके बना होगा। ठीक, अब देखो जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ आई लाइक, तो आपको दिख रहा है ये जो आई है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और ये जो लाइक है ये हमारे पास वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाली फॉर्मेशन हमको क्या बना के देता है, क्लोज। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चीज लिखी हुई है ये एक क्लोज है। ओके, क्लोज। वही ये जो रिमेनिंग है द केक विथ चेरीज, अब आप इसको देखो, आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, केक जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया चलो, बट आपके पास यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है, नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाली फॉर्मेशन बना ही नहीं रहा। इसका मतलब है ये जो रिमेनिंग पोर्शन है द केक विथ चेरीज, इसको हम फ्रेज बोल सकते हैं, ये हमारा फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हिस्सा हमारा फ्रेज है। ओके, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो अलग अलग चीजों से मिलके हमारे पास सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, अब देखो यही सेम सेंटेंस को हम अगर दूसरे तरीके से बोले, आपको पता है जो इंग्लिश है बहुत ज्यादा ही शानदार लैंग्वेज है, इसमें हम एक ही चीज को अगर अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यही सेम बात जो है हमने नीचे लिखी हुई है, आई लाइक द केक विच हैज चेरीज। और देखो मीनिंग तो दोनों का सेम है ना, पहले वाले का मीनिंग ये था कि मुझे ऐसा केक पसंद है जिस पे चेरीज हो, मतलब चेरीज के साथ वाला केक मुझे पसंद है। और यही सेम बात हमने यहाँ पे नीचे कही है, बट थोड़ा सा हमने मेथडोलॉजी अपना चेंज कर दिया है, आई लाइक द केक विच हैज चेरीज। ओके, अब देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि आई लाइक, तो आपका यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया, लाइक जो है वो वर्ब हो गया, यानी कि ये तो अभी भी हमारा क्लोज है। ठीक है, वही अब इसकी बात करते हैं, द केक विच हैज चेरीज। अब देखो केक आपका सब्जेक्ट हो गया, एंड आपको पता है ये जो हैज होता है ये भी अ फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसका मतलब अब आपका यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब वाला फॉर्मेशन आ रहा है, इसका मतलब ये भी आपका क्लोज है। ठीक है, तो देखो एकदम से यहाँ पे कैसे मीनिंग बदल गया ना। तो देखो मैंने आपको ये भी बोला था ना कि फ्रेज का कोई भी मीनिंगफुल आउटपुट नहीं होता, जैसे आप ऊपर वाले को देखोगे द केक विथ चेरीज, चेरीज के साथ वाला केक, अब इस लाइन का कोई मीनिंग तो नहीं बन रहा ना, हमारे काम का कोई मीनिंग तो बन ही नहीं रहा, केक चेरी के साथ, ये क्या है, चेरीज वाला केक, अजीब है, मीनिंग कोई नहीं बन रहा, इसलिए ऊपर वाला हमारा फ्रेज है। वहीं देखो नीचे वाला देखोगे द केक विच हैज चेरीज, ऐसा केक जिसके पास चेरीज है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मीनिंग बन रहे हैं, तो ये आपका क्लोज कहलाएगा। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। देखो ये जो आपका द बुक है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, लाइंग आपका वर्ब हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आपका ये क्लोज बना लेगा। ठीक है, तो ये पहले वाला पोर्शन हमारा क्लोज है, इतना तो हमें पता चल गया। अब ये ऑन द टेबल, अब ऑन द टेबल यहाँ पे हमारे पास वर्ब है ही नहीं, कोई मीनिंग बन ही नहीं रहा, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ऑन द टेबल, ये वाला, ये हमारा फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, घबराओ नहीं, अभी ऐसे आप और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब समझ आएगा। ठीक है, आपको बस ये वाला फॉर्मेशन ढूंढना है, सब्जेक्ट और वर्ब, जहां पे आपको दिख गया तो समझ लो वो क्लोज है, जहां नहीं दिखा वो समझो फ्रेज है। ठीक है, चलो अब क्लोजेस के अलग अलग टाइप समझते हैं हम। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पहला इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लोज का ही दूसरा नाम मेन क्लोज या फिर प्रिंसिपल क्लोज भी होता है। तो आपको कई बार क्वेश्चन में आपका दिमाग घुमाने के लिए मेन क्लोज या फिर प्रिंसिपल क्लोज ऐसे भी दे सकता है, तो आपको डरना नहीं है, आपको दिमाग में रखना ही वाली चीज ये कहीं ना कहीं इसका मीनिंग इंडिपेंडेंट क्लोज ही है। ठीक है, चलो
अब इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, ये आपको कंप्लीट सेंस बनाता है, ठीक है, ये आपको कंप्लीट आउटपुट देता है, मीनिंगफुल आउटपुट देता है, ठीक है। और ये कभी भी किसी कंजक्शन के साथ स्टार्ट नहीं होगा। कंजक्शन क्या होता है, अगर आपने मेरी इंग्लिश 01 की सीरीज देखी तो आपको पता होगा, कंजक्शन का मतलब होता है कनेक्टर्स। दो अलग अलग फ्रेजेस को, दो अलग अलग चीजों को, दो अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ने वाली चीजों को हम कनेक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज, इफ, ही तो नहीं होगा, इफ हो गया, एंड आपका ईदर और हो गया, नीदर नॉर हो गया, एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जो दो अलग अलग लोगों को कनेक्ट करती है, ठीक है। अभी आपको मैं आगे टेबल के रूप में भी दे दूंगा ये, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो देखो, कभी भी ये किसी कंजक्शन के साथ स्टार्ट नहीं होगा। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, राम फेल्ड। अब आपको दिख रहा है ये जो राम है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। फेल्ड, आपको दिख रहा है कि फेल्ड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाली फॉर्मेशन, यानी कि ये आपका क्लोज है, राइट। तो ये आपका क्लोज हो गया। अब ये कौन सा क्लोज है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है। अब इंडिपेंडेंट क्लोज सेंस बना रहा है, राम फेल हो गया, राम फेल का मतलब राम फेल हो चुका है, मतलब हो गया है ना, राम फेल हो गया था, राइट। तो राम अगर फेल हो गया है तो ये मीनिंग तो बन रहा है ना यहाँ पे, हमको हमको इन्फॉर्मेशन तो निकल के आ रही है कि हाँ भाई राम जो है वो फेल हो चुका है, ठीक है, मतलब ये पास्ट में है ना, ओके। तो राम फेल्ड, ये हमारे पास एक क्लोज है, एंड ये इंडिपेंडेंट क्लोज है क्योंकि ये किसी में भी डिपेंडेंट नहीं है, ये कंजक्शन के साथ स्टार्ट नहीं हो रहा और ये सेंस बना रहा है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर जो हमारे पास क्लोज है, ये एक मेन या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब देखो इसके बाद वाले जो रिमेनिंग है ये आपका दूसरा टाइप का क्लोज हो जाएगा, अभी इस पे भी हम आएंगे, ठीक है। पहले नीचे वाले को देखते हैं, आई विल कम टू मीट यू। आई का मतलब हो गया आपका सब्जेक्ट, विल कम, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे विल जो है या कम जो है ये आपका वर्ब को कहीं ना कहीं डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे विल भी है, मतलब आपका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो इसका मतलब ये क्लोज फॉर्म कर रहा है। एंड ये आपका जो क्लोज है, ये कहीं ना कहीं किसी भी कंजक्शन के साथ स्टार्ट नहीं हुआ है, इसके आगे कोई भी एक्सेट्रा मतलब फालतू फालतू वर्ड तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, व्हेन आई ओपन द डोर आई सो अ स्नेक। अब देखो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, सो आपका वर्ब हो गया, ठीक है। तो इसलिए आपको पता, हमको पता चल रहा है कि ये जो है ये हमारे पास मेन या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। देखो टेंशन मत लो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करेंगे तो उससे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, इससे जस्ट आपका एक बेस बन रहा है, ठीक है। आप इसको ध्यान से सुनो, सारी चीजों को लिखो, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड कर ही दूंगा, समझने की कोशिश करो, देन आप क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्या मेथड रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी क्वेश्चन को सोल्व करने की, उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो देखो आपको दिख रहा है, अच्छा आप ये कह सकते हैं कि भैया ये आगे वाला क्यों नहीं है, तो देखो ये व्हेन से स्टार्ट है, व्हेन भी आपका एक टाइप का कनेक्टर है, कंजक्शन है, तो इसीलिए ये वाला जो फ्रेज है, ये वाला जो क्लोज है, ठीक है, देखो है तो ये भी क्लोज, सॉरी, देखो ये तो है क्लोज, ठीक है, व्हेन के साथ स्टार्ट हो रहा है, बट है तो ये भी क्लोज ना। देखो आई भी है, ओपन भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो एक तरीके से ये भी वर्ब है, मतलब वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, इसका मतलब ये भी क्लोज है, बट ये क्योंकि स्टार्ट हो रहा है विद अ कनेक्टर, इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं कहेंगे, ये हमारा दूसरे टाइप का क्लोज हो जाएगा जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लोज, जिसको अब हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लोज या फिर इसी को हम डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। अब इसका कोई भी सेंस नहीं बनता और ये कंजक्शन के साथ स्टार्ट होता है या फिर ऐसे वर्ड्स के साथ स्टार्ट होता है जो WH वाले होते हैं, लाइक वट एवर, होम, वॉट, हुएवर, हु, ये सब, ठीक है। इवन आप पीछे देखोगे तो आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे देखो ये जो पहले वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि रामफील्ड के बाद ये जो आगे लिखा हुआ है, बिकॉज ही डिड नॉट रीड। अब अगर आप कायदे से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ही है ये आपका सब्जेक्ट है, डिड जो है ये आपका वर्ब हो जाएगा, इसका मतलब ये भी क्लोज है। अभी क्लोज तो है बट क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है विद कंजक्शन, इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं कहेंगे, ये हमारा डिपेंडेंट क्लोज है। इसका मतलब इसका डायरेक्ट कोई आउटपुट नहीं बन रहा है, इसका डायरेक्ट कोई मीनिंगफुल आउटपुट नहीं बन रहा, बट ये एक क्लोज है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर जो भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं होगा वो डेफिनेटली डिपेंडेंट क्लोज होगा, ठीक है। ये पहले वाले क्लोज पे डिपेंड करता है, ओके ओके। तो मेन आपको पहचान समझनी है कि कहीं पे भी आपको ये सब लेटर दिख जाए ना, इफ, दैट, बिकॉज, दो, ऑल्दो, even if, unless, until, who, whoever, what, whatever, whom, whose, which, whichever, where, wherever, when, while, as soon as,
सो लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, सो दैट, लेस्ट, हाँ ये लेस्ट ही होगा, ठीक है, लेस्ट एज, ठीक है। तो ये सब अगर आपको वर्ड्स दिखते तो आप उसको समझ जाना चाहिए कि हाँ ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट क्लॉज की बात हो रही है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल गिवन है, आई नो, अब ये जो आपका है आई नो, या आई आपका सब्जेक्ट हो गया, नो आपका वर्ब हो गया, राइट। अब ये भी हमारे पास एक क्लोज है, बट ये हमारा मेन क्लोज है, ये हमारा डिपेंडेंट क्लोज है, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लोज है पिछला वाला, ठीक है, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है, ओके। इसको मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है। वही जो रिमेनिंग है, व्हाट यू वांट टू से, तो आपको दिख रहा है कि व्हाट आ रहा है, व्हाट क्या है, एक कंजक्शन है, कंजक्शन के साथ स्टार्ट होने वाला क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है, डिपेंडेंट क्लोज। अब देखो इफ यू चीट, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इफ आ गया, इफ क्या है, इफ आपका एक कंजक्शन है, कंजक्शन के साथ अगर आपका क्लोज स्टार्ट हो रहा है तो ये आपका सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लोज कहलाए, ठीक है। आई होप आपको दोनों में क्लैरिटी मिल गई होगी। देखो बहुत सिंपल है, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होगा, जहां पे आपका कंजक्शन के साथ आपका क्लोज स्टार्ट नहीं होगा और वो सेंस बना रहा होगा, वही आपका सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, जो सेंस नहीं बनाता है एंड साथ ही साथ कंजक्शन के साथ स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो अब हमारे पास अगला आता है कोऑर्डिनेट सेंटेंस, ठीक है। आई थिंक ये कोऑर्डिनेट सेंटेंस मैंने नहीं लिख दिया, ये कोऑर्डिनेट क्लोज होना चाहिए था, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लोज। अब देखो ये भी सेंस बनाता है एंड ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजक्शन यानी कि फैन वॉइस के साथ स्टार्ट होता है। आई होप आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था ये फैन वॉइस वाला, ठीक है, फॉर एंड नीदर, ऐसे अलग अलग ये हमारे पास होते हैं, बिसाइड, ऑन, येट, ठीक है, सो, तो मतलब ये कई सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आप इसको सर्च भी मार सकते हो, आप इंटरनेट पे सर्च मारोगे कि फैन वॉइस कंजक्शन, तो आपको इनके मतलब फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। कई सारे होते हैं, तो हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ अलग अलग आ जाए, तो ये मत कहना कि भैया आप गलत करा रहे हो, ठीक है। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो डेफिनेटली आपका सही होगा। चलो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के अलावा आपका यहाँ पे कोरिलेटिव कंजक्शन यानी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और, बोथ एंड, या फिर कंजक्शन एडवर्ब, इन फैक्ट, मोरओवर, फर्दर, ये सब भी आ सकता है, ठीक है। तो कहीं पे भी आपको इस टाइप के सेंटेंस या फिर इस टाइप के वर्ड्स दिख जाएंगे तो आपको समझ आना है कि इससे जो क्लोज फॉर्म हो रहा है वो हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज होगा, ठीक है। तो जस्ट आपको इन वर्ड्स का ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर आपको यहाँ पे ये वाले जो सेट ऑफ वर्ड्स दिखेंगे तो इससे आपको सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लोज मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये वाले वर्ड्स दिख जाएंगे कहीं पे तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्लोज होगा, ठीक है। तो आपको इन सब का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें इंप्रूव हो जाएगी। चलो अब एक्स्ट्रा देखते हैं, हमारे पास अगला आता है नाउन क्लोज। नाउन क्लोज क्या होता है, ये एक ऐसा क्लोज होता है जो कि हमारे सेंटेंस के अंदर नाउन की तरह बिहेव करता है, नाउन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे पास एक सेट ऑफ वर्ड्स हैं, दैट, हु, हुएवर, विच, विच एवर, ठीक है। आप कहोगे भैया तो पीछे वाले, हाँ बिल्कुल पीछे वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो ये है वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट कैन ईट, अब आपका ये जो वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट है एक तरीके से नाउन की तरह बिहेव कर रहा है ना, ये आपको लाइक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है ना, नाउन क्लोज एज सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक तरीके से नाउन आ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कहीं ना कहीं नाउन की तरह बिहेव कर रहा है तो इसलिए हम इसको नाउन क्लोज करेंगे, ठीक है। आप इवन नीचे वाला भी देख सकते हो, एवरीवन नोज दैट यू आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पे भी नाउन की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। चलो ऐसे ही हमारे पास अगला होता है एडजेक्टिव क्लॉज या फिर इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के अंदर ये जो क्लॉज होता है ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। यहाँ पे भी ये स्पेसिफिक वर्ड्स है, आप इनको देख सकते हो, इनका यूज करना होगा, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल है बहुत सिंपल, आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलो टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे आते हैं। अब देखो कैटेगराइजेशन तो काफी सारे अलग अलग टाइप का होता है, बट हमारे लिए यहाँ पे जो सेंटेंस है वो 3 टाइप के होता है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। एंड ये चौथा वाला कहीं ना कहीं कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स को लाइक मर्ज करके बनाया, तो ये तो मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। अब देखो जो आपका सिंपल सेंटेंस होता है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से बनता है, ठीक है। ये जो मैंने तरीका बताया ना, ये तरीके से आप आराम से कर पाओगे। अगर मैं आपको इन जनरल जो सिंपल लाइक रूल्स वगैरह के थ्रू समझाने जाता तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगता, बट मैंने आपको लिए जो आपके लिए चीजें सिंपल करने के लिए मैंने आपको ये एक तरीके से ट्रिक काइंड ऑफ बना दिया है, ठीक है। जो आपका सिंपल सेंटेंस होगा वो आपका इंडिपेंडेंट क्लोज कंटेन करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लोज। वही आपका जो कंपाउंड सेंटेंस होता है इसमें आपका इंडिपेंडेंट क्लोज एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे, हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4, बहुत सारे हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे आपका एक इंडिपेंडेंट क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज तो होगा ही, उसके अलावा आपके पास डिपेंडेंट क्लोज और भी ज्यादा हो सकता है, इवन इंडिपेंडेंट क्लोज भी और भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे अगर आपके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लोज या फिर मल्टीपल डिपेंडेंट क्लोज होंगे तो इससे हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अभी एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ आए। देखो, सिंपल सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिपेंडेंट क्लोज चाहिए रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, आई लाइक टी। अब आपको दिख रहा है कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिंपल है। आई हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, लाइक हमारे यहाँ पे वर्ब हो गया। ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। ठीक, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। ऐसे ही मीरा लाइक्स कॉफी, मीरा हमारा सब्जेक्ट है, लाइक्स हमारा वर्ब है। यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी कंजक्शन वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। एंड इंडिपेंडेंट क्लोज वाले हमारे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो देखो आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे सारे डॉट कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, है ना। चलो अगला वाला देखते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें इंडिपेंडेंट क्लोज हो सकता है, एंड आपको इंडिपेंडेंट क्लोज मतलब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे लिखा था ना कि एक से ज्यादा होंगे। ठीक है, अभी जो एक से ज्यादा है इनको कनेक्ट कौन करेगा, इनको कनेक्ट करेगा यहाँ पे कंजक्शन। ठीक है, अब देखो जैसे आई लाइक टी, आपको दिख रहा है कि ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, एंड यहाँ पे कोई भी कंजक्शन फालतू का नहीं है। ठीक है, एंड आप ये देखो आगे, मीरा लाइक्स कॉफी, तो ये भी आपका एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। मीरा सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स आपका यहाँ पे वर्ब हो गया, एंड इन दोनों को जोड़ रहा है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी कि एंड। ठीक, तो ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ रहा है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली आई स्टडीड, ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है, बट आपका यहाँ पे एक कंजक्शन बन जा रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एंड वहीं आपका ये जो मीरा प्लेड है ये आपका अगेन एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। सिमिलरली आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई बार कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जगह ये वाला साइन यूज होगा। ठीक है, इसका नाम मेरे को याद नहीं है, तो देख लेना, सेमीकोलन कहते हैं या क्या कहते हैं इसे। ठीक है, ये हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, कई बार इसको भी यूज कर सकते हैं, इससे भी हमारा मीनिंग आउटपुट सेम रहेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट क्लोज भी होगा एंड आपका डिपेंडेंट क्लोज भी होगा। ठीक है, अब इनको कौन जोड़ेगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ठीक है, नाम से मत डरो। ठीक है, जस्ट ऐसे समझ लो कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए, एक डिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए, एंड हमको उनको जोड़ने के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा। जैसे आई मिस्ड द ट्रेन, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका जो आई है सब्जेक्ट है, मिस्ड एक वर्ब है, ट्रेन मैंने ट्रेन मिस कर दी, है ना। ट्रेन मिस हो चुकी है, वही मिस कर चुके हैं इंसान जो भी है। तो यहाँ पे मीनिंगफुल आउटपुट निकल रहा है, यहाँ पे कोई भी आलतू फालतू का कंजक्शन नहीं है, इसका मतलब ये हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। राइट, फिर आ रहा है बिकॉज। बिकॉज हमारा क्या है, यहाँ पे एक कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, आई वॉज लेट, मैं लेट था। अब ये तो डिपेंडेंट क्लोज है ना। अब आप कहोगे कि डिपेंडेंट क्लोज कैसे, देखो अच्छा ये सिर्फ इतना पोर्शन नहीं, लाइक ये पूरा ही डिपेंडेंट क्लोज है बिकॉज के बाद वाला। ठीक है, बिकॉज आई वॉज लेट, ये पूरा ही हमारा डिपेंडेंट क्लोज कहला रहा है। ठीक है, अब बिकॉज कैसे, बिकॉज एक कंजक्शन है, आपको मैंने बताया था कि डिपेंडेंट क्लोज में आपका हमेशा कंजक्शन भी आता है। एंड आई वॉज लेट, अब आप बताओ क्योंकि मैं लेट था, कोई सेंस बन रहा है इस बात का, नहीं। बिकॉज का मतलब क्योंकि, आई वॉज लेट का मतलब मैं लेट था। अब आप ही बताओ, क्योंकि मैं लेट था, कोई इस पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग नहीं बन रहा ना, तो इसलिए ये हमारा डिपेंडेंट क्लोज है, इसका कोई भी मीनिंगफुल आउटपुट नहीं निकल सकता है। ठीक है, ऐसे आप ये अगला वाला एग्जांपल भी देख सकते हो, सिमिलर टाइप का है। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये मैंने लिखे हुए हैं ताकि आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो आप इनको भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, वही कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो ये आपका कह सकते हो आप मल्टीपल, यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लोज, मल्टीपल डिपेंडेंट क्लोज यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, तो आप इनको यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको अलग ही तरीके से क्या दिखेगा सेंटेंस, तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जस्ट आपको करना क्या है, आपको मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लोज एज वेल एज डिपेंडेंट क्लोज भी आपको देखने हैं। ठीक है, कहीं पे भी आपको ऐसे दिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, तो देखो हमारे पास टॉपिक्स कम है, बट ऐसे टॉपिक्स है ना कि आपको इनके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिमाग से निकल जाएगा, एंड ये ऐसी चीजें अगर निकल गई तो कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो आराम से सारी चीजें देखो करो, ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, अगर एक बार में ना समझ आए तो वीडियो रिपीट करो, तब भी ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, आपकी जो भी क्वायरी है जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो, मैं खुद बताना पसंद करूंगा। साथ ही साथ मुझे पता है कि जो मेरी ऑडियंस है, मेरे जो व्यूअर्स है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन लिखोगे तो बाकी बच्चे भी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी कम्युनिटी हमारी फॉर्म हुई है।
तो इस कम्युनिटी में आप की पार्ट हो, एक आप इस फैमिली का हिस्सा हो, तो डेफिनेटली आप जो भी प्रॉब्लम हो आप सबके सामने रख सकते हो, सब सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमको सारी चीजें अच्छे से समझ आए एंड जो जो भी तक हमने पढ़ा हम उसको इम्प्लीमेंट करना सीखें। तो देखो, फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस चूज वेदर द टाइप ऑफ सेंटेंस इज सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली हमें इस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए चेक करना है कि सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट हु टोल्ड अ लाई। अब आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेट सेंटेंस है। ठीक है, तो देखो, द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट हु टोल्ड अ लाई। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे देखो हु टोल्ड अ लाई। अब ये तो देखो आपको दिख रहा होगा कि हु टोल्ड अ लाई, मैंने आपको बताया था कि हु वगैरह ये सब कहीं पे भी आ जाएगा, तो ये आपका डिपेंडेंट क्लोज होता है, राइट। देखो हु के साथ स्टार्ट हो रहा है ये वाला पर्टिकुलर क्लोज, है ना। देखो अच्छा, हाँ ठीक है, द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट, एक पहला क्लोज आपका ये हो जाएगा। ठीक है, द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट्स को पनिश किया। अब यहाँ पे आपका दिख रहा है कि जो आपका टीचर है वो आपका सब्जेक्ट है, जो पनिश्ड है वो आपका वर्ब है। ठीक है, टीचर ने पनिश किया स्टूडेंट को, सेंस बना रहे, बिल्कुल बना रहे। यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई भी कंजक्शन है नहीं है, अगर नहीं है तो इसका मतलब ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, राइट, इंडिपेंडेंट क्लोज है, राइट। हु टोल्ड अ लाई, अब ये जो हु है ये आपका एक कह सकते हैं कि कंजक्शन एक टाइप का। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना डब्ल्यूएच फैमिली का अगर कोई भी आएगा तो देखो, और ये रहा। ठीक है, देखो डिपेंडेंट क्लोज का मैंने आपको बताया था ना कि डब्ल्यूएच वर्ड कहीं पे भी आएगा हमारे पास, हमारा जो भी क्लोज है अगर वो डब्ल्यूएच फैमिली के किसी वर्ड से स्टार्ट होगा तो वो हमारा डिपेंडेंट क्लोज होगा, राइट। तो इसका मतलब ये जो हु टोल्ड अ लाई है, जिसने झूठ बोला, मीनिंग इस बात का कोई नहीं बना ना, जिसने झूठ बोला इस बात का कोई मीनिंग है नहीं है, राइट। अब अगर मीनिंग नहीं बन रहा यहाँ पे, ये डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट है, तो हमें पता चल रहा है ये डिपेंडेंट क्लोज है। अब आप मुझे बताओ कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज को मिलके क्या बनाता है, क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने आपको दिखा भी देता हूँ, देखो ये रहा ना, इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस डीसी यानी कि हमारा डिपेंडेंट क्लोज, इनको जोड़ के क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि भैया आपने ये जो ब्लू लाइन हाईलाइट किया है इसका मीनिंग क्या है, ये आपकी नेसेसरी कंडीशंस है। ठीक है, आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लोज तो होना ही चाहिए तभी आपका सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। आपके पास यहाँ पे एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लोज तो होने ही चाहिए अलग अलग, तब आपका कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। ठीक है, इसके बाद वाले भी जो भी आपके, मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं बट एटलीस्ट दो तो होने ही चाहिए। सेम वे में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके पास एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट तो होने चाहिए, उसके बाद भले ही आपके पास डिपेंडेंट आ जाए बाकी के। ठीक है, मतलब और भी ज्यादा हो सकते हैं, तो आपको इन चीज का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आपको इस तरीके से थिंकिंग करनी है। ठीक है, अभी हो सकता है अभी भी आपको दिक्कत आ रही हो, टेंशन नहीं ना लो, मैं हूं ना सब कुछ बताने के लिए। चलो, फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस चूज वेदर द टाइप ऑफ सेंटेंस इज सिंपल। अच्छा, अगेन ये सेम क्वेश्चन है, हमको बताना है सिंपल, कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स क्या है ये। ही इज फनी, ओके, येट ही इज वेरी पोलाइट। अब आपको यहाँ पे कॉमा लगा हुआ, आपको खुद ही दिख रहा है कि यहाँ पे दो अलग अलग हमको दे रखे हैं। ठीक है, इसको हम एक बार अंडरलाइन ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ही इज फनी, वो फनी है, ओके, वो फनी है, सेंस बना रहा है, कंजक्शन के साथ स्टार्ट नहीं है, ओके, बढ़िया, अच्छी बात है। तो इसका मतलब है ये हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, वेल अच्छी बात है। येट ही इज वेरी पोलाइट। अब देखो, आप कह सकते हैं कि भैया ये जो येट है ये तो हमारा कंजक्शन है, कंजक्शन के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी हमारा डिपेंडेंट क्लोज होना चाहिए, बट नहीं, आपको एक चीज का ध्यान देना होगा, यहाँ पे हमारे पास फनी के बाद एक कॉमा भी लगा हुआ है। अभी कॉमा लगने से ये जो है ये एक सेपरेट सेंटेंस बन गया, सेपरेट क्लोज बन गया। ठीक है, येट ही इज वेरी पोलाइट, हालांकि वो, मतलब हालांकि नहीं कहेंगे, मतलब इसके बाद भी वो काफी पोलाइट है। ही इज फनी येट ही इज वेरी पोलाइट, हालांकि वो फनी है बट बहुत पोलाइट भी, राइट। तो ये भी हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। ये जो कॉमा लगा था ना यहाँ पे, इसने सारा गेम पलट दिया। अगर यहाँ पे कॉमा ना लगा होता, सिर्फ येट लगा होता, तब आप इसको डिपेंडेंट क्लोज कहते, बट क्योंकि कॉमा लगा हुआ है तो हम इसको सेपरेट क्लोज की तरह ट्रीट करेंगे, सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लोज। अब दो इंडिपेंडेंट क्लोज हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लोज से हमारा क्या बनता है, कंपाउंड स्टेटमेंट, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमें सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स से करना है। द चाइल्ड इज हंग्री देयरफॉर इट इज क्राइंग। अब आपको इसका बताना है। ठीक है,
तो अब आप खुद से दिमाग लगाओ। द चाइल्ड इज हंग्री, जो बच्चा है वो भूखा है। ओके, चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया, हंग्री, हंग्री कह लो या इस कह लो, मतलब इससे आपको आइडिया लग गया कि वर्ब भी है। क्लोज तो है, क्लोज है, ठीक है। क्या किसी कंजक्शन वगैरह से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, कंजक्शन वगैरह से स्टार्ट नहीं हो रहा है। मीनिंग बन रहा है से बच्चे जो है वो हंग्री है, भूखे है। हाँ, मीनिंग तो बन रहा है, सेंस बनाता है ये। तो इसका मतलब ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। ओके, देयर फॉर इट इज क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है। अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पे भी कॉमा है। हाँ बिल्कुल कॉमा है। कॉमा का मतलब इसको भी हम सेपरेट ट्रीट करेंगे, बिल्कुल सेपरेट ट्रीट करोगे। सेपरेट ट्रीट करने का मतलब ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लोज है। हाँ बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लोज है। दो इंडिपेंडेंट क्लोज से मिलके भैया कंपाउंड बनता है, बिल्कुल कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएगा ये, ठीक है। तो आपको यही अप्रोच रखनी है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे भी हमें वही काम करना है। इट रेंट, तो आपको दिख रहा है ये डायरेक्ट दे दिया। इट आपका क्या है? ये आपका हो गया सब्जेक्ट, रेंट आपका वर्ब हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब गिवन है, मीनिंग बनाता है बारिश हुई। हाँ मीनिंग तो बनाता है बारिश हो गई, अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि मीनिंग बना रहा है, यहाँ पे कोई भी आलतू फालतू कंजक्शन नहीं है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लोज है। सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लोज हमारा सिंपल वाले को डिनोट करता है। इसका मतलब भैया ये हमारा सिंपल वाला बन जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस होगा। अगला देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे हमें डिसाइड करना है। माई ग्रैंड फादर, ओके, हु इज 80 years old, ओके, रोट अ नोवेल, ओके। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास तीन अलग अलग चीजें दी गई हैं। तो आपको तो ये देख के ही आइडिया लग जाना चाहिए कि ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अब आपको जब अपने मन से ही आशंका हो जाना कि ये ज्यादा ही अजीब लग रहा है, लाइक आप जनरली इस टाइप के सेंटेंसेस देखते नहीं हो ना, जहाँ पे लगातार ऐसे कोमा कोमा आ रहे हैं। आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। ओके, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये जो माई ग्रैंड फादर है ये कोई सेंस तो बनाता नहीं है ना। सेंस नहीं बनाता, इसका मतलब ये हमारा डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। एंड हु इज 18 year old, 80 year old, ठीक है। जो कि 80 year old है, तो क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है तो इसको हम एज अ इंडिपेंडेंट क्लोज ट्रीट करेंगे। ओके, अच्छी बात है, ठीक है। रोट अ नोवेल, नोवेल लिखा, रोट अ नोवेल, ठीक है। रोट अ नोवेल, नोवेल लिखा, मीनिंग तो बना रहा है, कोई भी आलतू फालतू चीजें नहीं है, तो यानी कि ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। लाइक यहाँ पे कंजक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है ना, कंजक्शन नहीं है कोई भी, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट क्लोज है, मीनिंग भी बना रहा है। एंड यहाँ पे सब्जेक्ट नोवेल है, वर्ब हमारा रोट है, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट क्लोज है। अब मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज अगेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रूव भी कर दिया। चलो अब अगला देखते हैं। जॉन ट्रेन्स द डॉग इज डैश, अब ये क्या है? एन इंडिपेंडेंट क्लोज। जॉन जो है वो अपने कुत्ते को ट्रेन दिख करता है, ठीक है, ट्रेन करता है, अच्छी बात है। जॉन हमारा सब्जेक्ट हो गया, ट्रेन हमारा वर्ब हो गया। इसका मतलब ये हमारा क्लोज तो है, ठीक है, क्लोज है। यहाँ पे कोई भी आलतू फालतू कंजक्शन नहीं है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट क्लोज तो है, ठीक, इंडिपेंडेंट क्लोज तो है। अब यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज बन रहा है, मतलब ये पूरा सेंटेंस है ना, सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लोज का है, तो इसका मतलब ये हमारा सिंपल सेंटेंस भी होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपको आइडिया तो लगी जाना चाहिए कि एमसीक्यू में अगर दो ऑप्शन सही आ रहे हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली आपका ऑल ऑफ द अबव वाला ही सेंस बना पाएगा, ठीक है। हैज एन एक्सप्लिसिट सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं आपको ये कंप्लीट सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहा है, तो इसका मतलब तीनों ही ऑप्शन सही है, आपका ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। बोथ द ग्रे कैट विद जिंजर पॉज एंड द सैंडी डॉग विद द ब्लैक पैचेस वर रनिंग टुवर्ड द ग्रीन वॉस कवर्ड रॉक्स बाय द रिवर। अब आपको देख के लग सकता है कि कितना बड़ा, कितना अजीब सा स्टेटमेंट है, बट ध्यान से देखो, कहीं पे भी कोई भी कोमा कोमा कुछ नहीं है। ये आपका एक लाइन में गया है, डायरेक्ट मीनिंग बनाते हुए सेंस बना रहा है। इसका मतलब आपके पास एक ये सिंपल इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। आप रीड करके देख सकते हो कि दोनों ग्रे कैट विद द जिंजर पॉज मतलब आई नो लाइक ये कोई, हाँ कह सकते हो कि बॉडी के ऊपर मार्क वगैरह कुछ होगा, ठीक है। एंड द सैंडी डॉग, या फिर नेम भी हो सकता है, ठीक है। एंड द सैंडी डॉग विद द ब्लैक पैचेस वर रनिंग टुवर्ड द ग्रीन वॉस कवर्ड रॉक्स बाय द रिवर, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे एक हमको सिनेरियो डिनोट करा गया है, बताया गया है, रिप्रेजेंट करा गया है कि एक इमेज बनाई गई है कि कैसे यहाँ पे ये जो कैट एंड डॉग है ये सब मतलब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल इंडिपेंडेंट क्लोज है। अगर ये इंडिपेंडेंट क्लोज है एंड हमारे पूरे सेंटेंस में एक ही इंडिपेंडेंट सिंपल वाला कहलाएगा, इसका मतलब ये ट्रू है, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है, ये ट्रू है तो, ठीक।
चलो आगे चलते हैं। हरेश हरेश एंड कबीर वाइड फॉर अटेंशन बट नीदर ऑफ इट। ओके एक सेकंड, शायद थोड़ा सा बिगड़ रहा है। ओके आप सही है। हरीश एंड कबीर जो है वो अटेंशन के लिए मर रहे थे, ठीक है, मर रहे थे मतलब काफी ज्यादा उत्सुक थे, वो चाहते थे, ठीक है, लेकिन दोनों में से किसी को भी ये नहीं मिला। क्या ये सिंपल सेंटेंस है? आप बताओ, सिंपल सेंटेंस है या नहीं है? आपको दिख रहा है ये जो बट है ये एक कंजक्शन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो स्टार्टिंग वाला है, देखो तो हरीश एंड कबीर वाइट फॉर अटेंशन, ये तो हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। बट ये जो बट है, नीदर ऑफ देम रिसीव्ड इट, ये हमारा एक डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। आप आपको देख के पता चला होगा कि इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। बट इन्होंने तो बोल रखा है कि सिंपल सेंटेंस है, तो ये तो गलत है, राइट। अब ये अगर गलत है तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलो, शी हैज अ क्विकर टेम्पर बट अ गुड हार्ट इज अ सिंपल सेंटेंस। अब आप ये दिमाग लगा के बताओ, क्या ये सही है क्या ये गलत, ठीक है। तो आपको बताना है, देखो सी हैज अ क्विक टेम्पर, इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, शी हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैज ए क्विक, इन सबसे पढ़े लगे कि हाँ वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का हैज हो गया तो इसका मतलब वर्ब है, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई भी कंजक्शन वगैरह नहीं है, इसका मतलब इंडिपेंडेंट क्लोज तो है। फिर कॉमा आ गया, कॉमा आते आपको पता है कि इसके आगे वाला जो होगा ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लोज है, मैंने आपको बताया था ना दो इंडिपेंडेंट क्लोज है। आपका सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे डिनोट किया था ना, यहाँ पे बताया था ना, देखो अगर आपका एक इंडिपेंडेंट क्लोज है तब आप इसको सिंपल सेंटेंस कहोगे, अगर आपके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोजेस है तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा, इसका मतलब ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, थर्ड फिफ्थ वाला देखते हैं। आई नो वॉट ही इज टॉकिंग अबाउट इज द डैश। अब आपको ये बताना है कि क्या है आई नो वॉट ही इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि आई नो का मतलब ये तो हमारे पास हो गया कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, इसका मतलब ये जो है ये तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। वॉट ही इज टॉकिंग अबाउट, ये वॉट ही इज टॉकिंग अबाउट ये आपका एक डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक। वॉट से स्टार्ट हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू एच फैमिली के साथ स्टार्ट हो रहा है, कोई भी कॉमा वगैरह कुछ नहीं है ना इधर, ठीक है। तो ये डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट, वो क्या बोल रहा है, अब ये कोई सेंस भी नहीं बना रहा है, इसका तो डिपेंडेंट क्लोज ऑब्वियसली है। अब यहाँ पे ही देखो सब्जेक्ट भी है, टॉकिंग वर्ब भी है, तो इसका मतलब क्लोज तो ऑब्वियसली है ही, ठीक है। तो एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट यानी कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इतनी बात तो तय, कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। पहले दो ऑप्शन वैसे ही नेगलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे हमको डिसाइड करना है कि ये जो आगे है ये नाउन फ्रेज है या फिर सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज है। सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज मतलब सबऑर्डिनेट मतलब होता है डिपेंडेंट। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है जो डिपेंडेंट वाली, ठीक है, देखो ये जो डिपेंडेंट क्लोज है व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, क्या ये यहाँ पे ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, सही कहा। तो ये आपका डिपेंडेंट क्लोज जो है वो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। आई नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, मुझे पता है कि वो क्या बोल रहा है, तो आपको पता चला ना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। अगर इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है तो यस ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब हमको यहाँ पे देखना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है। शी इज साइनिंग एंड प्लांट आर फ्लावरिंग। तो आपको दिख रहा है कि आपको पता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब होता है कि ऐसा कंजक्शन जो दो अलग अलग सेंटेंसेस को, जो दो अलग अलग फ्रेजेस को, दो अलग अलग क्लोजेस को जो कनेक्ट करता है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एंड है, तो मतलब ये तो कॉमन सेंस से आप कर पाओगे, ठीक है, एंड हो गया। अगला वाला देखते हैं, यहाँ पे भी हमको सेम काम करना है। वार्गी साइकिल्ड फास्ट बट ही कुडंट कैच द रन। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है, ठीक है। तो अगेन ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वैगनिस जो है उसने साइकिल तेज चलाई, बट कनेक्ट कर दिया ना बट ने, तो यहाँ पे ये भी आपका बट ही हो जाएगा। छठा वाला दिखता है, तरुण नेवर वेंट टू क्लासेस नॉर डिड ही गो एनीवेयर एल्स। तरुण कभी भी क्लासेस नहीं गया या नहीं आया, ठीक है, मतलब फास्ट में बात हो रही है, और इसके अलावा मतलब वो ना ही वो कहीं पे भी मतलब इधर उधर भी नहीं जाता, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको देखना है नॉर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब तो देख के पता चल जाएगा। इवन अगला वाला अगर मैं कुछ ना करूँ सिर्फ गैसिंग भी करूँ तो आपको दिख रहा है कि येट होगा, यही दोनों चीजों को कनेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये काफी बेसिक है, ये आप खुद से भी आराम से कर पाओगे, ठीक है। एंड ये वाला तो चलो सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है, जॉन प्लेन वाला आ गया। चलो अगला वाला देखते हैं। Our teacher who came to the town in the late 80s is a rather pleasant woman। अब इसके लिए हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है नाउन द एडजेक्टिव क्लॉजेस, ठीक है।
तो ऐसा नाउन हमें पकड़ना है जो एडजेक्टिव क्लॉजेस की तरह काम कर रहा हो या मॉडिफाई कर रहा हो। एडजेक्टिव क्लॉजेस मतलब ऐसा क्लॉज जो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था नहीं यहाँ पे। ठीक है, देखो ये रहा। चलो अब इसके एक बार देखो, तो पहचान तो मैंने आपको बताई थी, हु, हुज, होम, ये सब आएगा। ठीक है, अब इसी का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो हु कम टू द टाउन इन द इज अ रादर। ओके, तो कौन है अब आपको यहाँ पे देखना है कि बताओ यहाँ पे नाउन मतलब ये जो आपका अंडरलाइंड है, आपको इसके हेल्प से बताना है कि किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ऑब्वियसली टीचर के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है। आपका यहाँ पे जो नाउन है वो आपका टीचर बन रहा है, राइट। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका आर टीचर हो जाएगा। ठीक है, ऑल एडजेक्टिव क्लॉजेस मॉडिफाई द वर्ब इन अ सेंटेंस, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। देखो जरूरी नहीं है कि कोई भी जो एडजेक्टिव क्लॉजेस हो वो हमेशा आपका जो सेंटेंस है वो मॉडिफाई करेगा वर्ब में। नहीं, वो एडजेक्टिव को ही करता है या नाउन को कर सकता है, वर्ब में नहीं आता। ठीक है, ऑल रिलेटिव क्लॉजेस आर एडजेक्टिव क्लॉजेस, तो रिलेटिव जो क्लॉजेस रहते हैं क्या वो एडजेक्टिव क्लॉजेस भी होते हैं? तो ऑटोमेटिकली यस, मैंने आपको बताया भी था कि एडजेक्टिव क्लॉजेस को ही हम रिलेटिव क्लॉजेस भी कहते हैं। ठीक है, तो मीनिंग ही सेम है, तो ऑब्वियसली सेम ही बात हो गई। और सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है डिपेंडेंट, डिपेंडिंग या डिपेंडेंट। ठीक है, तो जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है कैन बी अ एंड डैश इन अ सेंटेंस, ये किस रूप से यहाँ पे काम कर सकता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव या सब कुछ? सब कुछ। ऑब्वियसली आपका जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे काम करता है हमारे सेंटेंस के अंदर। It can act as a subject or it can act as a object, as well as it can also act as a adjective. ठीक है, फिफ्थ वाला देखते हैं। A single adjective can replace an adjectival clause. तो yes, ये पॉसिबिलिटी है। एक सिंगल एडजेक्टिव को आप रिप्लेस कर सकते हो पूरे क्लोज की जगह। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब दैट आर अंडरलाइंड। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बेसिकली किसके बारे में ये जो वर्ब है इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है। कैनेडी बिल्ड्स एन इनॉर्मस होम दैट जस्ट आउट इनटू द सी। अभी जो बिल्ड्स है ये हाईलाइटेड है, अभी ये आपको किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है? एनॉर्मस होम के बारे में, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो आपको जस्ट देखना है कि किसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। यहाँ पे जो इज है इसको हाईलाइट करा गया। अब ये किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये लार्जर बॉडी ऑफ वाटर देन शी, तो ये लार्जर बॉडी के बारे में दे रहा है। ठीक है, तो लाइक आप किसको देख के अच्छा लार्जर बॉडी नहीं, अब बॉडी ऑफ वाटर होगा। ठीक है, लार्जर बॉडी ऑफ वाटर। ठीक है, लार्जर तो चलो हमारा ये तो उसका लाइक क्वालिटी बता रहे हैं, यहाँ पे बॉडी ऑफ वाटर होगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं थर्ड वाला। द मेन कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस आर, आप किसी भी सेंटेंस के जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो आखिर क्या होते हैं? वो होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अभी जो प्रेडिकेट होता है ये क्या होता है भैया? प्रेडिकेट का मीनिंग होता है सब्जेक्ट के अलावा जो भी आपका सेंटेंस में बचेगा उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे पास एक सेंटेंस गिवन है कि लेट्स से निकांश इज अ गुड टीचर। आई होप आपको लगता है मैं अच्छा टीचर। ठीक है, तो आप ऐसे लगा लो। अब यहाँ पे आपका जो निकांश है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी कुछ जो भी बचा हुआ है ये हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर आपका वर्ब भी आ जाएगा, इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा एंड सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये मिलके हमारा सेंटेंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, बाकी आई होप टीचिंग आपको सही लगती हो। ठीक है, चलो। Hina walked the dog in the park. Here the adjunct is, अब ये adjunct क्या होता है? ये जो adjunct है कहीं ना कहीं ये हमको लाइक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कह सकते हो आप इसे। ठीक है, अभी इसको हम आने वाले वीक्स में और ज्यादा डेप्थ में भी पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इसको एक्स्ट्रा इन्फो की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फो। देखो हीना वॉक द डॉग, अगर आप कायदे से देखोगे तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, बट ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है। एंड ऑब्वियसली ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हमको जनरली प्लेसेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, प्रेपोजिशन काइंड ऑफ आप कह सकते हो। तो इन द पार्क हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके साथ ही हमारा ये कंप्लीट वीडियो हो जाएगा। ठीक है, अ फ्रेज और सेंटेंस कैन हैव मल्टीपल एडजेक्ट्स, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। एक सेंटेंस के अंदर एक ही एडजेक्ट होता है। ठीक है, अब ये जो एडजेक्ट रहेगा वो आपका मोस्ट ऑफ टाइम लास्ट में प्रेजेंट रहता है, बट सम केसेस में वो मतलब आगे भी हो सकता है। सो इस वाले वीक में हमको कुछ खास ऐसी चीजें तो नहीं है जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, बट ये इन जनरल आपके काफी ज्यादा काम आ सकती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा वीडियो होने वाला होगा ये, क्योंकि इसमें कुछ खास ज्यादा लाइक अमाउंट ऑफ टास्क या कंटेंट तो है नहीं।
बाकी देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद राइटिंग टू आर्ग्यू। अब जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कभी आर्ग्यूमेंट जरूर करते हैं। आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होता है, लाइक आपस में एक तरह की बहस हो गई, ठीक है, डिबेट्स भी आप एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। सो उसमें होता क्या है कि एक कोई पर्टिकुलर हम टॉपिक उठाते हैं एंड उस पर्टिकुलर टॉपिक पे दो या उससे ज्यादा लोग अपना ओपिनियन रखते हैं। अब ये ओपिनियन मोस्ट ऑफ केसेस में अलग होता है। इसको आप सिंपल एक तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे देश में बहुत ज्यादा क्रिकेट से लोग प्रेम करते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोग कैप्टनसी को लेके बहुत ज्यादा लाइक उत्सुक रहता है कि हाँ मेरा फेवरेट प्लेयर कैप्टन होना चाहिए, ठीक है। सो कुछ लोग जो महेंद्र सिंह धोनी के फैन है एंड कुछ लोग जो हैं लाइक रोहित शर्मा के फैन है। सो आर्गुमेंट ये उठता है कि आईपीएल में कौन ज्यादा बेटर कैप्टन है, ठीक है। तो इसको लेके कुछ लोगों का ओपिनियन ये रहेगा कि एम एस धोनी ज्यादा अच्छे कैप्टन है, कुछ लोगों का ओपिनियन रहेगा रोहित शर्मा ज्यादा अच्छे कैप्टन है। सो एक ये ऐसा टॉपिक है जिसपे अलग अलग राय दे सकते हैं लोग, ठीक है। अब ये जो राय है, ये जो डिबेट्स है वो वर्बली हो सकती है एंड साथ ही साथ रिटन फॉर्म में भी हो सकती है। अब हम यहाँ पे रिटन फॉर्म की बात करेंगे, ओके। सो पॉइंट हम देख लेते हैं। जस्ट एज वी स्पीक वी ऑफन राइट टू आर्ग्यू। जैसे हम बोलते हैं वैसे ही हम आर्ग्यू करने के लिए लिख भी सकते हैं। देयर आर ऑलवेज टू साइड्स फॉर इवन मोर। अब देखिए जनरली जब भी हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे हर सिक्के का दो पहलू होता है, वैसे ही एक टॉपिक पे एक दो या उससे ज्यादा राय हो सकती है लोगों की, ठीक है। एंड मतलब मोस्ट अगर फंडामेंटल लेवल पे जाए तो एटलीस्ट दो राय तो होती है, ठीक है, दो सजेशन होते लोगों के किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट इज इंपॉर्टेंट। अब जब भी हम आर्ग्यूमेंट करते हैं इन द रिटन फॉर्म तो वहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप एक तरह से समझ सकते हैं इसको ऐसे की तरह। तो जैसे ऐसे में क्या होता है, सबसे ऊपर हम हेडिंग लिखते हैं, देन हमारा पैरा 1 आता है, फिर पैराग्राफ 2, फिर पैराग्राफ 3 एंड लास्ट में कंक्लूजन, ऐसे लिखते हैं ना। तो समहाउ उससे ही सिमिलर फॉर्म में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट की राइटिंग भी है। यूजुअली स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन इज गिवन फर्स्ट फॉलोड बाय आर्ग्यूमेंट फ्रॉम वन साइड अगेंस्ट द अदर। तो सबसे पहले तो हम जो भी स्टेटमेंट होती है सिचुएशन की वो लिखते हैं, यानी कि बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है। तो जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में समझा था कि हु इज बेटर कैप्टन, एम एस धोनी और रोहित शर्मा, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया सिचुएशन का। अब यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट लिखा जाएगा, देखिए पहला पर्सन कह रहा है, हो सकता है पहला पर्सन धोनी का सपोर्टर हो एंड वो कहते हैं कि हाँ एम एस धोनी इज ग्रेट कैप्टन और ज्यादा बेटर कैप्टन है एज कम्पेयर टू रोहित शर्मा ड्यू टू डैश डैश डैश, मतलब जो भी वो रीजन देना चाहे, ठीक है। अब पहले दो पैराग्राफ हम जो भी बंदा बोल रहा है, जो भी पहला पर्सन है, हम उसका आर्ग्यूमेंट सुनेंगे, ठीक है, कैसे वो प्रूव कर सकता है कि धोनी ज्यादा बेटर कैप्टन है। बट थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में हमें यहाँ पे पासे पलटने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम सेकंड पर्सन को लाते हैं एंड वो अपनी बात रखता है। अब यहाँ पे हो सकता है कि जो सेकंड पर्सन जो विराट कोहली नहीं, रोहित शर्मा का जो सपोर्टर था, ठीक है, वो बोल दे कि हाँ रोहित शर्मा जो है वो ज्यादा बेटर कैप्टन है ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है, ओके। और फिर लास्ट में क्या होता है, फाइनल पार्ट में हम अपना एक ओवरव्यू लगाते हैं, यानी कि एक तरह से समरी टाइप ऑफ देते हैं एंड साथ में अपना एक प्रॉपर कंक्लूजन देते हैं कि लाइक सारी बातें समझने के बाद डिसाइड कर जाता है कि हाँ एक्चुअली कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। अब यूज स्टैटिस्टिकल डेटा इन योर आर्ग्यूमेंट। तो आप अगर स्टैटिस्टिकल डेटा यूज करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट में तो आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। स्टैटिस्टिकल डेटा का मतलब हो गया कि लाइक आप यूज कर सकते हैं प्रीवियस डेटा का जो भी आपको पता है, ठीक है। जैसे कि हमने जो टॉपिक लिया था कि हु इज बेटर कैप्टन, रोहित शर्मा और एम एस धोनी, तो यहाँ पे आप अपना स्टैटिस्टिकल डाटा यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि हाँ धोनी ने ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस में कैप्टनसी करके मैच जिताया है। आप बोल सकते हैं कि रोहित शर्मा ने कम पीरियड ऑफ टाइम में एम एस धोनी के जितनी इक्वल ट्रॉफीज जीती हैं अपने कैप्टनसी टेन्योर में, ठीक है। तो आप ऐसे अलग अलग पॉइंट्स को रख सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप स्टैटिस्टिकल डेटा यूज करेंगे उतना ज्यादा आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट टॉपिक है लैब मैनुअल। अब आप अगर साइंस स्ट्रीम के होंगे या फिर इवन अगर आप किसी भी लैब में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे लैब मैनुअल रखे हुए होते हैं, ठीक है। 10th तक तो जनरली सारे ही साइंस लैब में जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लैब मैनुअल रखे रहते हैं। अब लैब मैनुअल क्या होता है, लैब मैनुअल इज नथिंग बट अ नोट कंटेनिंग सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली एक ये ऐसा इंफॉर्मेशन का लाइक ब्रोचर होता है जिसके अंदर कहीं ना कहीं हमें इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं कि क्या चीज कैसे करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लैब मैनुअल है यहाँ पे चाय बनाने का। तो यहाँ पे हमें बेसिकली इंग्रेडिएंट क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे चाय बनाने के लिए एंड उसके स्टेप्स क्या होंगे वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट अ लैब मैनुअल, ओके। आगे बढ़ते हैं। राइटिंग टू इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है लाइक किसी पे अपना इम्पैक्ट छोड़ना, किसी और पर्सन पे अपना इम्पैक्ट डालना, ठीक है। कैसे आप उससे अपनी बात मनवा सकते हैं, ठीक है। सो राइट इन सच अ मैनर दैट यू कैन मेक अ इन्फ्लुएंस ऑन अदर। तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए कि आपकी बात सामने वाला समझे एंड कहीं ना कहीं आपकी बातों को एग्री करे,
यू कैन डू दिस बाय यूजिंग स्टेटिस्टिकल डेटा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा आप स्टेटिस्टिकल डेटा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो भी बात है लोग उस पर लाइक सीरियसनेस लेंगे एंड कहीं ना कहीं उसको वैल्यू करेंगे। यू कैन ऑल्सो यूज प्रीवियस इवेंट्स रिलेटेड टू द ऑनगोइंग टॉपिक। तो आप प्रीवियस इवेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं जो भी टॉपिक आपका चल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ले लीजिए, ठीक है। तो आप पिछले इवेंट्स का यूज़ कर सकते हैं कि हाँ कांग्रेस ने कुछ ऐसा करा था, कांग्रेस के टाइम पे ये चीज़ अच्छी थी, ये चीज़ बुरी थी। या फिर आप बीजेपी के लिए भी ये सेम चीज़ कह सकते हैं कि बीजेपी के टाइम पे ये चीज़ अच्छी है एंड ये चीज़ बुरी है, ठीक है। तो लाइक अपना अपना ओपिनियन रख सकते हैं। यूज दीज वर्ड्स टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो यहाँ पे वर्ड गिवन है इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। इससे आपका जो भी लाइक ऐसे होगा, जो भी आपकी राइटिंग स्किल होगी वो इंप्रूव होगी एंड कहीं ना कहीं सामने वाला आपसे इन्फ्लुएंस होगा। ओके, बस इतना ही था। एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर मैंने पहले से मार्क कर रखे हैं, तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। अ गुड ऐसे नीड्स रिवीजन। तो एक जो अच्छा ऐसे होता है उसको रिवीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। बिल्कुल, रिवीजन का मतलब होता है आपने ऐसे लिख दिया, देन आप बार बार उसको देखेंगे कि आप उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे आपका जो ऐसे होगा वो लगातार बेटर होता जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज 20 to 25% ऑफ टाइम एंड वर्ड्स मे बी गिवन टू द इलस्ट्रेशन व्हाइल राइटिंग एन एसे। सो ये भी ट्रू है, ठीक है। जब भी आप अपना एसे लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको 20 से 25% अपना टाइम देना चाहिए वर्ड्स पे कि आप कौन सा करेक्ट वर्ड यूज कर रहे हैं एज पर द सिचुएशन और एज पर द टॉपिक, ठीक है। एंड अपनी आप अलग अलग तरीके की इलस्ट्रेशंस को लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, जिससे आपका जो ऐसे होगा वो कहीं ना कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बनेगा। थर्ड है सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ मस्ट नॉट रिमेन कनेक्टेड व्हाइल राइटिंग एन एसे। तो ये तो सीधे सीधे फॉल्स हो जाएगा। आपको पता है कि जब भी हम एसे वगैरह लिखते हैं तो हमारे जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते हैं, ठीक है। आप अगर एक जनरल केस ले लें तो आपको पता है कि जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं कि स्टार्टिंग में हेडिंग आती है, देन एक छोटा सा इंट्रो आता है, देन हमारा जो भी टॉपिक होता है, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है हम उसको डिस्कस करते हैं, एंड देन फाइनल पार्ट में सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं एक इंटर कनेक्शन है सारे पैराग्राफ के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे तो इन्होंने बोला कि कनेक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन इज अ गुड ऐसे मस्ट नॉट हैव साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस का मतलब होता है समरी, ठीक है। ओके, हो सकता है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन इसको लेके गलत हो, बट इसका मीनिंग समझ होता है, ठीक है। सो ये कह रहे हैं कि एक अच्छे ऐसे में समरी नहीं होनी चाहिए, तो ये तो सरासर मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली अगर आपका ऐसे अच्छा है तो उसमें फाइनल कंक्लूजन, एक ओवरव्यू या एक समराइजेशन आपको लास्ट में करना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हेन वी राइट टू आर्ग्यू द फाइनल पार्ट यूजुअली टेक्स एन ओवरव्यू एंड रिचेस एन एक्सेप्टेबल कंक्लूजन। तो ये तो ट्रू हो जाएगा। जब भी हम अपना ऐसे एंड कर रहे होते हैं तो हमें लास्ट में कंक्लूजन वगैरह अपना देना पड़ता है, ठीक है। सो इस वीक में इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बहुत ज़्यादा छोटा वीडियो है क्योंकि इसमें कंटेंट ही कम था, तो काफ़ी अच्छा है, बच्चों को आराम से कर लेंगे ये, ठीक है। अगर आप चाहो तो हमारी इस जर्नी में हमारी हेल्प कर सकते हो बाय डोनेटिंग सम अमाउंट्स, जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। आपको हमारी मेहनत के अनुसार जो भी अमाउंट सही लगता है आप उसको डोनेट कर सकते हो बाय स्कैनिंग दिस QR, ठीक है। एंड जो भी आपको सही लगे आप वो अमाउंट पे कर सकते हो, कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। अगर आप 50 कर सकते हो 50 करो, 100 कर सकते हो 100 करो। अगर आपसे ज़्यादा आपको लगता है कि ज़्यादा करना चाहिए तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू। बाकी मैंने इसके प्रीवियस वीक्स जो हैं वो भी ऑलरेडी अपलोड करे हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। इवन मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो आप टैप करके उसको देख सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। इंग्लिश की तो है ही, साथ में हमने स्टैटिस्टिक्स 01 की हमने स्पेसिफिकली प्लेलिस्ट बना दी है एंड उसमें भी वीडियो डालने स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इस वीक से देख के अगर आपको कोई भी इशू, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करना पसंद करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।